मेहरबान भाई, ये आप तो दूसरी बार आए आज हमारे यहाँ। और दूसरी बार आपकी जो किताब आई भाई, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। जगदीश चंद्र बसु, पिछली बार हमारी बात हुई थी कि आप ये किताब लिख रहे हैं। इतनी जल्दी आएगी मुझे इसका आइडिया नहीं था। पर मैं ना किताब से पहले आज थोड़ी बात ये करना चाह रहा हूँ, ये आपका जो नाम है मेहरबान, ये आपको लगा नहीं कभी मेहरबान से जुड़ता हुआ सा है कुछ? हाँ बिल्कुल, मेहरबान होना चाहिए था ये नाम। ये नाम किसी गलती की वजह से मेहरबान हो गया। और मेरे दादाजी को उर्दू नहीं आती थी। अच्छा। और हालांकि वो टीचर थे और वो बहुत अपने ज़माने में इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। वो आर्य समाजी थे। तो वो चाहते थे कि हम जो आर्य समाज का जो सिद्धांत है उस पर चलें और जाति धर्म के बंधनों से थोड़ा सा अलग हों। तो उन्होंने मेरा नाम रखना चाहा, मेहरबान रखना चाहा था उन्होंने शायद। लेकिन उन्हें चूंकि उर्दू नहीं आती थी, उन्होंने शब्द पढ़े होंगे, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहीं पूछा नहीं उनसे, कि उन्होंने देखा होगा बलवान और अच्छा, इस तरह के शब्द देखे होंगे। उन्होंने फिर मेरा नाम मेहरबान कर दिया। और बड़ी मज़ेदार बात ये हुई कि जब मैं 10th में था और 10th में मेरा फॉर्म भरा गया, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना चाहिए था। तो मेरे क्लास टीचर ने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस डाल दिया। तो मेहर अलग हो गया, वान अलग हो गया। अब ये बड़ी मज़ेदार बात हो जाती है कि अलग अलग जगह के लोग मुझे अलग अलग तरह से परसीव करते हैं। कोई मुझे सोचता है कि मैं कुछ हूँ, कोई मुझे सोचता है कुछ हूँ। मुझे चाइना से जब मेल्स आते हैं या जापान से जब मेल्स आते हैं, तो जापानीज मुझे सोचते हैं शायद मैं जापानीज होऊंगा या कुछ ऐसे, पता नहीं वो क्या सोचते हैं। तो डियर डॉक्टर मेहरबान सान, वो लोग जैसे हम लोग जी लगाते हैं वो सान लगाते हैं। वाह। चाइनीज सोचते हैं ये कोई चाइनीज होगा। तो अभी ऐसे होता है। मजा आ गया। मैंने सोचा कि मैं इसको ठीक करूं, लेकिन मैंने बीच में कई बार अपना सरनेम भी लगाना शुरू किया था। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है कि इसमें आप ज़्यादा यूनिवर्सल होते हैं शायद। सच में। तो फिर मैंने सोचा कि अपना नाम यही रखा जाए। बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल हो गया। एक चीज़ और है, आप तो डॉक्टर हैं, ये लोग मुंह नहीं छोड़ पाते आजकल नाम के आगे डॉक्टर लगाने का। अब तो इंजीनियर भी लगाने लगे, ER। आपने पहली वाली किताब पर भी मेरा ख्याल है नहीं लगाया था, इस पर भी डॉक्टर नहीं लिखा आपने? डॉक्टर जब ज़रूरत पड़ती है तो लगाता हूँ। किताब लिखने से पहले मतलब मुझे लगता था कि डॉक्टर लगाना बहुत अच्छा है, नाम में थोड़ा सा वजन आता है जब आप डॉक्टर लगाते हैं तो। लेकिन मुझे लगा कि क्या लिखा है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बजाय इसकी क्या डिग्री आपके पास है। और वो डिग्री मैंने बेशक कमाई है, तो डॉक्टर भी लगाता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल लिखा पीछे तो है डॉक्टर। तो डॉक्टर मेहरबान हमारे साथ हैं और बेसिकली आज तो ऑथर की हैसियत से बैठे हैं, लेकिन साइंटिस्ट हैं। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन और पॉलिसी रिसर्च, वहाँ आप साइंटिस्ट हैं न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। पहले ही मैंने शायद कहा था ना, ये पढ़ने में हमें इतना मुश्किल लगता है, लेकिन आप तो वहाँ काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि मेहरबान जी ने 2 किताबें लिखी, पहली रामानुजन पर लिखी थी और आज जगदीश चंद्र बसु पर लिखी है। और ये जो किताब है इसका नाम है द साइंटिफिक सूफी। और जगदीश चंद्र बसु के बारे में मुझे पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था। हाँ, पता तो था वैज्ञानिक हैं, कि वो एक लेखक भी थे, और आप लगभग उसी राह पर हैं। आप साइंटिस्ट हैं और लेखक होने की तरफ हैं। मुझे बताइए, साइंटिफिक सूफी, ये नाम आपने लेखकीय तौर पर तो बहुत बढ़िया खोजा, लेकिन सोचने की प्रक्रिया क्या थी, समझने की कि भाई ये नाम रखना सबसे ठीक रहेगा, ये बड़ा मुफीद होगा जगदीश चंद्र बसु के लिए? मैंने शुरू में नहीं सोचा था। जब मैंने किताब लिख ली उसके बाद मैंने सोचा कि अब इस किताब को क्या नाम दिया जाए। और मैं चाहता था कि जगदीश चंद्र बोस का जो पूरा जीवन है उस नाम में झलके तो बेहतर होगा। तो जगदीश चंद्र बोस असल में एक पॉलीमैथ है, और इसका मतलब ये है कि उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं। बहुत सारे काम उन्होंने किए, जैसे आपने कहा वो लिखते भी थे, हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। उनके बहुत सारे काम अच्छे हैं ऐसे जो उन्होंने लेखनी के जरिए किए। तो लेकिन उनके बहुत सारे पहलू हैं जीवन के। तो मैं उन सारे पहलुओं के बारे में सोच रहा था। वो एक नेशनलिस्ट व्यक्ति थे, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सोचा, उन्होंने देश में काम किया, बहुत उम्दा साइंटिस्ट थे।
बहुत ही ऊंचे साइंटिस्ट थे। मैं सच बताऊं, आपको टोक कर कह रहा हूँ, इस किताब को पढ़ने के बाद और पिछली बार आपसे बात करने के बाद एक उदासी थी मेरे मन में। वो अब तो खैर कई बार आ जाती कई लोगों के बारे में पढ़ने के बाद, लेकिन एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने के बाद पहली बार मैंने उदास महसूस किया कि इतना बड़ा आदमी हमारे बीच से चला गया। दुनिया ने तो कद्र की ही नहीं अपने कारणों से, हमने बिल्कुल नहीं की। ज़रूर मैंने अपने सिलेबस में जगदीश चंद्र बसु या बोस, हमने तो बसु पढ़ा था, बोस ही होता है, बसु होता है, एक ही है, एक ही बात है, बोलने का अंतर है। हाँ, तो उन पर एक चैप्टर ज़रूर था। तो वहाँ हमने जाना कि एक आदमी था जिसने दुनिया को पहली बार ये बताया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह महसूस करते हैं। तो तब इतना ही पता चला कि बताया अच्छा है, बड़ी बात है, लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी तो देखा कि ये तो जीनियस है और हम भी नहीं जानते। और मेरा ख्याल है ये पहली किताब है जिसने उन्हें इस तरह से कवर किया है। उनके इतने सारे पहलू आपने कवर किए, आप सच में बधाई के पात्र हैं, मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जैसे मैं बता रहा था कि मैंने साइंटिफिक सूफी नाम क्यों रखा, उन्होंने साइंस में तो बहुत बेहतरीन काम किया, सब जानते हैं और हमें से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू ये भी है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं किया। उनका पूरा जीवन जो इस प्रकृति के सत्य हैं उनकी खोज के लिए था। और सूफी भी एक तरह से कोई वो इंसान होता है जो किसी सत्य के लिए अपने जीवन का हर एक पक्ष लगा देता है, न्यौछावर कर देता है, जो कि सत्य की खोज में होता है, उसे हम सूफी कहते हैं। और दुनियावी जो बंधन है उनसे मुक्त होता है वो आदमी, वो उसको हम सूफी कहते हैं। तो मुझे लगा कि साइंटिफिक सूफी नाम रखना सबसे अच्छा होगा। अगर हम बात करें उनके जीवन के बारे में, उन्होंने अपने जीवन में अंत तक कुछ भी नहीं रखा, पूरा जीवन विज्ञान के लिए न्यौछावर कर दिया। उनके जीवन का जो भी अर्जन था, 1916 में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम था बसु विज्ञान मंदिर, और उसमें अपना सारा पैसा उसमें लगा दिया था उन्होंने, जो बचा था। अच्छा। उनका एक ट्रस्ट भी था जो कि समाज सेवा में काम करता था। और इसके पहले भी अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको, जो भी हमारे श्रोता हैं वो पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कुछ भी नहीं किया और अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में लगाया। मतलब एक तरफ मैं देख रहा हूँ जब वेस्ट में पेटेंट की होड़ है अपने नाम से पेटेंट कराने की, वहाँ जगदीश चंद्र बसु मना कर देते हैं कि मैं पेटेंट नहीं कराऊंगा क्योंकि विज्ञान को तो लोगों के लिए काम करना चाहिए। अभी पॉडकास्ट के पहले हिस्से में मुझे थोड़ा सा ये बताइए, और सबसे बढ़िया आप ही बताएंगे, जो नहीं जानते उनके लिए सरल भाषा में, क्यों वो इतने बड़े आदमी थे, उन्होंने खोजा क्या? पहले तो ये उनकी खोजों को मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा आसानी के लिए। हालांकि उनकी खोजों के बहुत सारे शेड्स हैं, अगर हम बहुत डीप में ना जाएं, अगर हम बहुत ही चले जाइए, टाइम बहुत है हमारे पास, अगर हम वैज्ञानिक तरह से डीप में ना जाएं तो अगर हम इस तरह से कहें कि उनकी खोजों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो आज जो अपने आसपास देखते हैं, आज हम जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हम फोन पे आजकल बात करते हैं, या हम रिमोट से कोई चीज़ बंद करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, या हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन इस्तेमाल होता है, 2G से लेकर के 5G तक, कहीं पर भी। तो वायरलेस कम्युनिकेशन का जो आधार है, उन आधार को इस्टेब्लिश करने वाले जो कुछ लोग थे उनमें से एक जगदीश चंद्र बोस भी थे। इसीलिए मेरा ख्याल है एक बार जब मैं YouTube पे सर्च कर रहा था उन्हें लेकर, तो किसी ने उन पर एक वीडियो बनाया और ये लिखा कि वो 5G के जनक भी उन्हें आप कह सकते हैं, क्योंकि 5G के ना सही लेकिन शुरुआत जगदीश चंद्र बसु से हुई है। कुछ लोग जो आप कह रहे हैं उनमें से एक थे, बिल्कुल पायनियर थे वो। और टेलीकम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के जो जनक रहे हैं, जो कुछ लोग जिन्हें हम जनक मान सकते हैं, उनमें से एक जगदीश चंद्र बोस भी थे। उनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, हालांकि इसके बारे में हमने विस्तार से लिखा है और मेरी भी इच्छा थी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जगदीश चंद्र बोस को नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, मैं ये जानना चाह रहा था। इस बारे में भी हमने विस्तार से डिस्कस किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि मैंने भाषा बहुत ही सरल रखी है, और मैंने भाषा ऐसे रखी है कि कोई भी क्लास 8th और 10th का बच्चा या जिसने कभी साइंस न पढ़ी हो वो भी ये बात समझ जाए कि मैं किन बातों को किस तरह से बात कर रहा हूँ।
तो उनकी साइंस के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी रे डायग्राम का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए कि वो ग्राह्य हो, सरलता से समझ में आ जाए। तो एक तो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, पहली बार उनकी वजह से लोगों को मालूम पड़ा कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं बहुत दूर रहते हुए भी, आप सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं। सच में जब पता चला होगा ना, चमत्कार सा लगा होगा एकदम। बिल्कुल। अच्छा, तो इसके बारे में एक मैं और घटना बताना चाहूंगा कि 1895 में कलकत्ता के टाउन हॉल में उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। वो जमाना था जब बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जब भी कोई नई खोज करते थे तो अगर वो आम जनता को दिखाई जाने वाली होती थी तो वो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे। अच्छा। किसी बड़े हॉल में पब्लिक इकट्ठी होती थी और उस पब्लिक के सामने वो डेमोन्स्ट्रेशंस किया करते थे। तो ये वेस्ट में ऐसा होता था। जगदीश चंद्र बोस ने कि लोगों के सामने प्रदर्शनी करते थे अपने प्रयोगों की। ठीक है। तो जगदीश चंद्र बोस ने इंडिया में ऐसा शुरू किया, आप ये कह सकते हैं। कलकत्ता के टाउन हॉल में 1895 में एक बार जमावड़ा हुआ और उस समय जो हमारे वायसराय थे उस रेजिमेंट वहाँ के, उस रेजिडेंसी के, कलकत्ता रेजिडेंसी के, वो भी थे, लॉर्ड मैकेंजी वहाँ पे उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में उन्होंने बहुत दूर रखे हुए गन पाउडर को फायर किया और उन्होंने एक रिवॉल्वर भी चलाई बिना उसको टच किए। तो ये जो है बिना रिवॉल्वर टच किए, हाँ, और वो चला के दिखाई। हाँ, और ये उन्होंने ये माइक्रोवेव्स की सहायता से किया और ये वायरलेस कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी का एक बहुत बड़ा नमूना था। दिमाग खराब हो गया होगा। अच्छा, वो चाहते तो बड़े तांत्रिक बन सकते थे फिर। कोई भी वैज्ञानिक जो है, तो विज्ञान चुना। हाँ, कोई भी वैज्ञानिक जो है, मतलब जादूगर में और वैज्ञानिक में एक फर्क होता है। जादूगर असल में क्या है कि ये बताता नहीं कि वो ये काम कैसे रहा है पर वैज्ञानिक सारी बातें बताता है कि वो काम कैसे कर रहा है और चीजें कैसे हो रही हैं, ये बताता है। जादूगर में और वैज्ञानिक में यही फर्क है। और मैंने किताब में भी एक जगह लिखा है कि वैज्ञानिक कुछ और नहीं होता है, बस एक छोटा सा बच्चा होता है जो जब वो जादू देखने जाता है कहीं पे भी तो वो पीछे बैठना मुनासिब नहीं समझता। वो सोचता है कि मैं सबसे आगे वाली लाइन में बैठूं, और वो कहीं ना कहीं जादू की हाथ की सफाई को देख लेता है, पकड़ लेता है और बाहर आके सबसे पहले बताता है कि देखो मैंने ऐसे देखा, ये सच ही है, जादूगर ने इस तरह से हाथ की सफाई की। तो वैज्ञानिक जो प्रकृति की जो हाथ की सफाई है जो हमें समझ में नहीं आती, उसको डिकोड करने की कोशिश करता है। बढ़िया। तो पहला काम तो ये था, फिर और क्या क्या है उनके हिस्से? दूसरा उनका सबसे महत्वपूर्ण काम वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो हम मान सकते हैं कि पौधों में नर्वस सिस्टम होता है। ये बहुत ही क्रांतिकारी बात है अपने आप में, क्योंकि उस जमाने में ये माना जाता था कि पौधों में सेंसेशन नहीं होती। मतलब अगर कोई मानता भी था तो वो धार्मिक किताबों से मानता होगा या परंपराओं से मानता होगा कि जी वृक्षों में जान होती है, लेकिन मतलब साइंस नहीं मानता था। Exactly. हाँ, बिल्कुल। हमारी संस्कृति में तो था। हाँ। और इसका कहीं ना कहीं वो श्रेय जो है जगदीश चंद्र बोस बाद में हमारी संस्कृति को देते हैं, हमारी परंपराओं को देते हैं, और वो कहीं ना कहीं वहां जाके जुड़ता है। और लेकिन वेस्ट ये बात नहीं मानता था, साइंस ये बात नहीं मानता था कि पौधों में जान होती है। पौधों में जान होती है, नहीं, जान होती है ये तो मानने लगा था उस समय तक। जान होना, लेकिन वो सेंस करते हैं। हाँ, लेकिन हमने जान तो होगी, खड़ा है, जान है, मुरझा के मर गया। हाँ, लेकिन तंत्र का तंत्र होता है ये नहीं मानते था, है ना। पौधों में जीवन होता है, इस तरह की थ्योरी सब तक एग्जिस्टिंग थी। ये भी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है हमारे कॉमन पब्लिक के बीच में। हाँ। कि लोग ये समझते हैं कि जगदीश चंद्र बोस ने ये प्रूव किया था कि पौधों में जान होती है, जबकि सही बात यह है कि उन्होंने ये प्रूव किया था कि पौधों में तंत्रिका तंत्र होता है, वो जैसे इंसानों में काम करता है। हाँ, और तंत्रिका तंत्र मतलब हर एक जो जीवित एंटिटी है कोई भी उसमें होता है। मतलब तभी हम उसको कहते हैं कि हाँ इसके अंदर कॉन्शियसनेस है, जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि पौधों में भी कॉन्शियसनेस होती है, वो महसूस करते हैं, दुख भी महसूस करते हैं, खुश भी होते हैं। इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब वो कहीं विदेश में थे और इसका डेमो दे रहे थे तो एक बड़े महान लेखक थे, क्या मैं सही हूँ, बर्नार्ड शॉ थे, कौन थे वो, वहाँ मौजूद थे, और जब उन्होंने डेमो देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। हाँ, क्योंकि पहली बार ये महसूस हुआ कि हम जिन्हें अपने हाथों में, आंगनों में लगे देखते हैं, उनमें तो मतलब संवेदना है।
लेकिन इतनी इतनी उनकी जर्नी इतना आसान नहीं थी। ये साबित करने इसके बारे में इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और क्या उनके हिस्से, पहले तो मैं थोड़ा समझ लूं। ये 2 बातें बड़ी हैं, वो बहुत बड़ी हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन 2 बातों के लिए उन्हें 2 नोबेल प्राइज मिल सकते थे, हाँ, या मिलने चाहिए। एक भी नहीं मिला। और जहाँ तक मार्कोनी की बात है, जब मैं ये किताब के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने सोचा कि चूंकि मार्कोनी को नोबेल प्राइज मिला, इसीलिए हमें मार्कोनी के बारे में डिस्कस करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार क्या डायनामिक्स। और इन दोनों के बीच में बात हो रही थी। इनफैक्ट मैं एक जगह कहीं देख पढ़ रहा था तो जगदीश चंद्र बसु मार्कोनी की काफ़ी तारीफ भी करते हैं, और मार्कोनी को पता था कि ये क्या कर रहे हैं, और इनको भी आइडिया था कि मार्कोनी भी अपने हिस्से क्या प्रयोग कर रहे हैं। एक ही वक्त पे थे, समकालीन थे दोनों। हाँ। असल में यहाँ एक बात और समझ लेना चाहिए कि मैं वही कह रहा था कि मैंने मार्कोनी के बारे में पढ़ा, फिर उनकी कुछ बायोग्राफीज पढ़ी, उनके बारे में पढ़ा, और मैंने जानने की कोशिश की दोनों पक्ष क्या हैं, आखिरकार क्या स्थितियाँ थी। तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि उस जमाने में मार्कोनी की अगर हम बात करें तो जगदीश चंद्र बोस तो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, और फिजिक्स में उनका एक अच्छा खासा एक वो था, मुकाम था। मार्कोनी के पास कोई डिग्री नहीं थी। हाँ। मार्कोनी बहुत ही यंग लड़का था उस समय, और यंग लड़का था, और वो उनके पास एक डिप्लोमा हुआ करता था मार्कोनी के पास सिर्फ। और लेकिन मार्कोनी में सबसे बड़ा स्पार्क जो था वो ये कि मार्कोनी किसी तकनीक को इनोवेशन में कन्वर्ट करना चाहते थे, कमर्शलाइज करना चाहते थे। जैसे कि हम आज की भाषा में स्टार्टअप करना कहते हैं। हाँ, उनके मन में ये भी, एक तो वैसे भी पढ़े नहीं थे, मैं सुनता था कि बड़ी आलोचना भी होती थी उनकी, और उनकी पृष्ठभूमि भी उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर ही रही थी कि भाई वो कुछ ऐसा करें जो उनके पास रुपया पैसा भी आ जाए। उसके उलट जगदीश चंद्र बसु काफ़ी धनी पृष्ठभूमि के भी थे, समृद्ध थे, और फिर कभी उस तरह का मतलब कभी मेंटली वो सोच भी नहीं रहे थे कभी। मतलब मैंने तो देखा नहीं आपकी किताब में कि पैसा कमाऊं, ये करूं, उनके दिमाग में था भी नहीं कभी। ये टिपिकली भारतीय परंपरा है। ये हमारे यहाँ के लोग जनरली हम कहते हैं ना, माया को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। चलो मैं सही रास्ते पे हूँ। तो मार्कोनी का वही है कि मार्कोनी यंग लड़का था। मार्कोनी चाहता था कि एनी हाउ ये टेक्नोलॉजी जो जितनी मेहनत कर रहा हूँ पैसा मिल जाए, आम जनता तक पहुंचे, और इससे पैसे कमा लूँ। और मार्कोनी ने समझ लिया था कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये फ्यूचर में बहुत पैसा दिलाएगी, और ये पूरी दुनिया एक दिन छा जाएगी दुनिया पर। ये हुआ भी टेलीकम्युनिकेशन। और मार्कोनी ने क्या किया कि मार्कोनी ने जब इन लोगों के बारे में पढ़ा, इनके और समकालीन पापो नाम के रशियन साइंटिस्ट थे, और भी लोग थे, और उसके बाद उनके जो शिष्य थे बहुत सारे, तो उनके बारे में जब उनकी खोजों के बारे में पढ़ा तो मार्कोनी ने एक बार इटली से, अगर इटालियन थे मार्कोनी, वो इटली से लंदन आए और उन्होंने अपना एक पेटेंट फाइल किया। कई लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि वो पेटेंट उन्होंने रफ कागज के पेज पे लिख करके सबमिट कर दिया था। और जो इंग्लैंड का जो पेटेंटिंग सिस्टम था वो ये मोहलत देता था, एक अच्छा खासा समय देता था। उस बीच में आप जो है अपनी फाइनल डिजाइन और फाइनल आइडिया बाद में सबमिट कर देना। असल में बहुत ही मजेदार है ये जानना कि इंग्लैंड के इस पेटेंटिंग सिस्टम के कारण कई लोगों को फायदा हुआ, कई लोगों को बहुत नुकसान हुआ। उनमें से कुछ लोगों के बारे में मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, 1-2 लोगों के बारे में कि किनको नुकसान हुआ था, और फायदा इस केस में हमारे मार्कोनी को भी हुआ। फिर जब उन्होंने अपना ये एप्लीकेशन दे दिया इसके वायरलेस टेलीफोनी के लिए, फिर उन्होंने इंग्लैंड के आसपास रहते हुए बहुत सारे वैज्ञानिकों के साथ कोलैबोरेशन किया, उनसे डिज़ाइंस मांगे। उस समय लंदन की रॉयल सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े लोग आके लेक्चर्स दिया करते थे, जिनमें से हमारे जगदीश चंद्र बोस भी थे। और इन सब लोगों की लेक्चर्स को सुन करके, इनकी टेक्नोलॉजी को देखते हुए, इनकी साइंस को देखते हुए, उन्होंने अपने डिज़ाइन बनाए फाइनली, और बेहतर करते हैं। हाँ, और डिज़ाइंस को फाइनल करके उन्होंने कुछ एक समय बाद सबमिट किया। और सबमिशन के बाद फिर सब हिस्ट्री लोग जानते हैं क्या हुआ, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारा कुछ कई जगह से लिया। और जैसे कि तो मुझे, अगर हम बहुत ही साधारण तरीके से कहें तो ये कह सकते हैं कि
ये आदमी थे कि जिन्होंने किसी से धनुष लिया और किसी से बाण लिया, लेकिन निशाना सही जगह लगाया। हाँ, तो उसका उनका फायदा हो गया, नाम उनका आ गया। चलो, जिसने जो चाहा उसे वो मिल गया, उन्हें पैसा मिल गया। जगदीश चंद्र बसु ने जनता के लिए किया, वो भी हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं एक बार देख रहा था कि जैसे हम राइट ब्रदर्स को ये श्रेय देते हैं कि उन्होंने पहला जहाज़ उड़ाया, जिस वक्त वो कर रहे थे उस वक्त और भी लोग कर रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जिसका नाम है बस उसी ने किया था। तो मतलब जब जगदीश चंद्र बसु ये सब कर रहे थे टेलीकम्युनिकेशन वगैरह का, उस वक्त बहुत सारे लोग दुनिया में कर ही रहे थे, और इसमें एक आदमी आगे निकल गया, उसने पेटेंट कराया। यही राइट ब्रदर्स के साथ हुआ। उनकी मशीन थोड़ी बेहतर निकली, उन्होंने पेटेंट भी कराया। और मुझे बड़ी हैरानी हुई बाद में जान के, हमारे यहाँ उस तरह पढ़ाते भी नहीं, कि एडिसन भी मतलब व्यक्तिगत तौर पर खोजते रहे हों ऐसा नहीं है, बल्कि वो भी पेटेंट बहुत कराते थे। हाँ, असल में क्या है ना कि ये वो दौर था जब पेटेंटिंग की व्यवस्था एस्टेब्लिश हो रही थी। हाँ, भारत में नहीं था ना शायद उस टाइम। हाँ, उस समय भारत में पेटेंटिंग का यूएस और यूके में जोर था इसका पेटेंट कराने का। यूएस और यूके में जोर था, बिल्कुल। तो पेटेंटिंग का फायदा लोग उठा रहे थे उस समय, और उठाना शुरू कर रहे थे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक फंडा है वो शायद वहाँ पहले आ गया। हाँ, तो इसलिए पेटेंट जरूरी हो गया कि भाई लीगल लड़ाई लड़नी है फिर। तो बहुत सारे लोगों ने, जब ये मार्कोनी इतना सफल हो गए, उसके बाद तो लोगों को समझ में ही आ गया कि हाँ, पेटेंट करना सबसे जरूरी है, पहले पेटेंट कराओ, खोज लेंगे बाद में। हाँ, तो ऐसे होता था, लोग पहले आइडियाज पेटेंट कराते। ठीक है। तो ये जगदीश चंद्र बसु ने उसमें कभी अपना उत्साह नहीं दिखाया, पेटेंटिंग में उत्साह नहीं दिखाया उन्होंने हमेशा ये कहा, बहुत सारे लोगों ने उनको बोला, यहाँ तक कि मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। जब उनको रॉयल सोसाइटी ने अपने यहाँ लेक्चर्स के लिए बुलाया, तो जब उन्होंने लेक्चर्स दिए तो एक साइंटिस्ट उनके पास आए और उन्होंने कहा कि अरे, आपने तो सारी चीज़ें ओपन करके रख दी, आपने तो इसमें से कुछ भी नहीं छुपाया है, अपनी किसी भी प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं छुपाया है, इतना ट्रांसपेरेंट लेक्चर दिया आपने, तो ये तो अच्छा नहीं है, आपको तो कुछ चीज़ें छुपानी चाहिए थी, और अगर आप इसको कमर्शियलाइज कर देंगे तो आपकी पीढ़ियाँ अमीर हो जाएंगी। तो जगदीश चंद्र बोस ने वही कहा कि आई एम इन सर्च ऑफ ट्रूथ, मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे पास कुछ भी ऐसा छुपाने को नहीं है, दिस इज साइंस। तो ये मैं सबको बता रहा हूँ, और ये बात रिमार्केबल है। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहाँ पैदा हुए थे, पिताजी कौन थे, क्योंकि पिताजी का जीवन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, मैंने किताब उनके फादर को और बहुत सारे फादर्स को, ग्रेट फादर्स को डेडिकेट भी किया है। थोड़ा बताइए उनके बारे में, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो बाद में उन्हें जगदीश चंद्र बोस बनाता है। हाँ, इस किताब में भी मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से डिस्कस किया है वो यही है कि वो कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन से परिस्थितियां हैं जो उन्हें जगदीश चंद्र बोस बनाती हैं, जो उन्हें इस लायक तैयार करती हैं कि वो जब पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई और कि पौधा में नर्वस सिस्टम नहीं होता है उनकी इस थ्योरी के खिलाफ, तो कैसे उन्होंने अपने आप को सीधा रखा और अंततः अपनी बात मनवाई और बहुत सारा सम्मान पाया विदेशों में। बहुत सारी विषम परिस्थितियों में कैसे वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते गए, ये बातें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो बचपन की तरफ जाती हैं। और वो बचपन का बहुत ही इंटरेस्टिंग था। रारीखल गांव के थे ये लोग, ये आज के बांग्लादेश में है और ये ढाका से कुछ दूर है, और वहाँ पैदा हुए। और उसके बाद इनके फादर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे उस समय, डिप्टी कलेक्टर भी बाद में हुए वो। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होने के कारण आप समझ सकते हैं कि उनका रुतबा कितना। कोई भी हिंदुस्तानी जो सबसे ऊंचे पद पर पहुंच सकता था उस वक्त, हाँ, वो डिप्टी कलेक्टर हो सकता था या बाद में जज हो गया। बिल्कुल। और वो ये उनका जन्म हुआ था 1858 में, 58 में। तो ये उनकी पृष्ठभूमि थी। और उनके फादर बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे, बहुत ही जुनूनी आदमी थे। उनके फादर डकैतों से लड़ा करते थे उस समय में। उस समय डिप्टी कलेक्टर के कई सारे काम होते थे। हाँ, आज जैसा तो था नहीं। हाँ, सिर्फ जजमेंट सुनाना नहीं होता था कि उस समय अगर कुछ भी हुआ तो उन्हें पुलिस के लोगों के साथ ले जाकर के लड़ाई करनी पड़ती थी। डकैत उस समय डकैत बहुत हुआ करते। हाँ, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, ठगों की, डकैतों की। अंग्रेजों ने उस पर पूरे अलग तरह से प्लान और प्रोजेक्ट चलाए थे। तो उस समय ये फरीदपुर का इलाका जो था, ये यहाँ पे भी डकैत खूब हुआ करते थे। और खूब सारी कहानियां हैं उनके बचपन की। और उनके
डकैतों से लड़ने की कहानियां हैं उनके फादर की बहुत लेकिन सारी। एक डकैत तो उन्होंने घर में ही रख लिया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बिल्कुल अच्छा कि आपने छेड़ा ये। तो मतलब हुआ ये था कि एक कैदी था, एक डकैत था जो कि बाद में सुधर गया था और वो कई साल तक जेल में था, 50s में था अपनी उम्र के। और वो एक बार जगदीश चंद्र बोस के फादर जो थे उनका नाम था भगवान चंद्र बोस, बांग्ला में हम लोग भगवान चंद्र बोस बोलते हैं। तो वो लोगों की फरियादें सुना करते थे, लोगों से मिलते थे, ऐसे डिप्टी कलेक्टर थे वो कि कोई भी उनके पास जाके अपनी बात कह सकता था। एक बार जब वो दफ्तर से निकल रहे थे तो उन्हें किसी ने बोला कि अभी कोई मिलने आपसे आया है और वो बोल रहा है कि वो मिलना चाहता है। तो उसने बताया कि साहब मैं डकैत था और मैं जेल में था बहुत साल तक, और अब जेल मुझे वापस छोड़ रहा है, लेकिन मैं जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। आप किसी भी तरह से मुझे जो है मुझे पूरा जीवन जेल में ही आप रखें तो अच्छा हो सके, काश ऐसा हो सके। तो भगवान चंद्र बोस का कहना यह है कि था कि नियम के अनुसार तुम्हें जेल में नहीं रखा जा सकता, तुम्हारी सजा पूरी हो गई है और दोबारा जेल में तुम तब जा सकते हो तुम कोई और बहुत बड़ा क्राइम कर दो, दोबारा से अंदर जा सकते हो, अदरवाइज ऐसा मुश्किल है, तुम्हें जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता नियमों के अनुसार। तो वो बहुत गिड़गिड़ाने लगा कि मेरा समाज में अब कोई उतना सम्मान नहीं करेगा क्योंकि मैं बहुत साल जेल में रहा हूँ, मैं पहले डकैत भी था, तो मेरा सोशल एक्सेप्टेंस मेरी नहीं रहेगी, कोई काम भी नहीं देगा, कोई काम भी नहीं देगा। और उसके घर के लोग भी जो थे वो भी बिखर चुके थे, तो कुछ ऐसा बचा नहीं था उसके पास, मतलब उसका कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था कि वो बाहर जेल के बाहर जाऊं। और उसे लगता था कि उसने जेल में एक अच्छी इमेज बना ली अपनी और उसने वो बेहतर हो गया था। वो ऐसा कहते हैं कि वो जेल के अंदर बहुत सुधर गया था और दूसरे जो अपराधी थे उनको सुधरने में हेल्प भी करता था, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया था। तो जगदीश चंद्र बोस के पिताजी कुछ देर तक उन्होंने सोचा और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है कल से तुम मेरे घर पे काम करने आ जाओ। और उसका काम ये था कि वो जगदीश चंद्र बोस को सपोर्ट करता था, जगदीश चंद्र बोस को छोटे थे स्कूल ले जाना लाना बहुत सारी जगहों पर। और ऐसा जिक्र मिलता है जगदीश चंद्र बोस भी ऐसा कहीं कहीं बताते हैं जब वो लेक्चर्स देते थे या बताते थे अपने उनके बारे में, तो वो बताते थे कि वो जो डकैत है उनके साथ उन्होंने बहुत सारी जीवन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझा। हर एक जो चोट थी डकैत के शरीर पर उसकी अपनी कहानी थी, थ्रिल था, वो कहानियां सुनते थे आते जाते स्कूल से। बिल्कुल, डकैत होने के कारण उसको जंगल के बारे में बहुत नॉलेज थी। तो जंगल में कौन सा हर्ब है, कौन सा जो है नुकसानदायक हो सकता है, किसको खाया जा सकता है, पौधों के बारे में बहुत सारी बातें जानते थे वो। मतलब उनकी एक पूरी जर्नी रही है उस डकैत के साथ और उसके जरिए उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की। और वो मैं सुन रहा था कि एक बार जब ये परिवार नाव में था और नदी में जा रहे थे तो कुछ डकैतों ने घेर लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो नाव पास आती इन जो डकैत थे पूर्व डकैत इन्होंने कुछ विसल किया, सीटी वगैरह बजाई तो नाव वापस चली गई। फिर पूछा भाई ये क्या किया, बोले हमारे कोड है। मैंने उन्हें बता दिया कि इसमें डकैतों का परिवार ही जा रहा है, इस नाव में पास मत आओ, कोई बात नहीं। एग्जैक्टली। तो ये वो जमाना था जब नदियों के जरिए बहुत सारा ट्रांसपोर्ट होता। अभी भी बांग्लादेश में नदियाँ बहुत, सही बात है। तो कुल मिला के बात ये है कि जब तक डकैत आसपास था वो तो सुधरा हुआ डकैत कहना चाहिए, लेकिन पूर्व डकैत ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स सोचिए कि कोई डिप्टी कलेक्टर अपने घर में एक पूर्व डकैत को रख ले कि चल मेरे यहाँ काम कर ले। यहाँ से आपको उनके फादर का जो बृहद व्यक्तित्व है उसके बारे में पता लगता है कि उन्हें कितना भरोसा है। उन्हें भरोसा जो आपने लिखा भी कि उन्हें अपने रिफॉर्म पर कितना भरोसा है कि हमने अगर किसी को जेल में डाला, उसे सुधारा, तो फिर हम ही मौका देते हैं। चलो, उन्हें इस बात पर भरोसा है वो सुधर ही गया होगा। बिल्कुल। और उसने साबित किया। और भी कहानियां हैं उनके फादर की, एक दो सुनाइए इंटरेस्टिंग कहानी। उनके फादर की एक और कहानी ऐसे है कि एक बार फरीदपुर में ही दंगल होता था और दंगल होता था, उस दंगल में सिर्फ पुलिस के जो जवान होते थे वो शामिल होते थे। और जब दंगल का फाइनल होता था तो डिप्टी कलेक्टर साहब को बुलाया जाता था मुख्य अतिथि के तौर पर। तो बेशक उनके साथ जगदीश चंद्र बोस भी जाते थे, वो छोटे थे उस समय में। और हुआ ये कि फाइनल में एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को पछाड़ा और विजय साबित हुए। तो जब वो विजय साबित हुआ पहलवान जो कि पुलिस का जवान भी था, तो वो बहुत जोश में आ गया और उसने कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा जोश में आ गया वो
तो जगदीश चंद्र बोस के जो पिताजी थे उनके पीछे कोई एक फार्मर था, किसान रहा होगा, उसने कहा कि बहुत जोश में है, इसको तो कोई पछाड़ देगा, इसको तो है ना, ये तो मैं ये पछाड़ लूंगा। तो उनके फादर ने पीछे देखा होगा और बोला होगा कि क्या तुम लड़ना चाहते हो, और लड़ा दो। तो उसने हाँ कर दिया होगा, और इसके बाद ये हुआ कि उन दोनों की लड़ाई भाई की जाए। तो वो किसान और पुलिस का जो जवान था, दोनों लोगों में फिर दंगल हुआ। तो बात सख्त निकली, क्योंकि किसान मजबूत था और बेहतर दांवपेच उसको आते थे। जब उसने अपने दांवपेच लगाने शुरू किए तो पुलिस का जो जवान था वो हारने लगा। जब वो हारने लगा तो उसे असहजता महसूस हुई और उसे लगा कि मैं जो कि चैंपियन साबित हो चुका हूँ, बेइज्जती महसूस हुई, और वो मुझे जो है इस तरह से मुझे किसान हरा रहा है, जाना पड़ेगा घर अपने। तो उसने खेल के नियमों को किनारे रखते हुए उसका गला दबाना शुरू कर दिया, टांगों के बीच में खींच लिया था। हाँ, टांगों के बीच में खींच लिया, और इस तरह से जो है मतलब सारा मामला उलट गया। इसके बाद बेशक भगवान चंद्र बोस को आकर बीच में बचाव करना पड़ा, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने, आपने लिखा कि उस सिपाही को उन्होंने लात भी मारी, हटाने के लिए, उस तरह से उनको निकाला गया। इससे जो है वो सिपाही बहुत आहत हो गया, और आहत इतना हो गया, वो आहत क्या, वो बदले की भावना आ गई उसके अंदर। उस समय जगदीश चंद्र बोस के पिताजी ने यात्राएं, मतलब उस समय बोलते थे यात्रा, अभी भी कहते हैं, वो यात्रा इसलिए कहते हैं कि भाषा का फर्क है, वो यात्रा ही माना, हमारे जुलूस जैसे बोलते हैं, वही तो धार्मिक जुलूस जो निकलता है, यात्रा, वो होता था। तो और राम कथा का आयोजन भी उन्होंने शुरू किया था उन्होंने वहां पर, और ये सब आयोजन चल रहे थे। तो जगदीश चंद्र बोस के पिताजी भी वहां जा रहे थे। एक जगह जाकर के जगदीश चंद्र बोस ने देखा कि कुछ चल रहा है, कुछ हंगामा सा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने जाके देखा तो वो पुलिस वाले ही लोग थे, वही सारे लोग थे जो, हाँ, उन्हीं का हुजूम था। और असल में बात ये थी कि वो जो पुलिस का जवान था, वो बदले के मामले में वो जगदीश चंद्र बोस के पापा की, पिताजी की जो है हत्या करना चाहता था। उसने उनकी हत्या का प्लान बनाया था। हुआ ये कि जब उन्होंने बोला कि सब लोग अच्छे से खड़े हो जाओ सावधान मुद्रा में, तो सारे सावधान मुद्रा में खड़े तो हो गए, लेकिन उनके हाथ में डंडे थे बांस के। तो ऐसा लिखते हैं एक जगह, तो वो डंडे वो सबने दे दिए, लेकिन वो एक पुलिस का जवान जो था, वो नहीं दे रहा था। जब उससे डंडा छीनने की कोशिश की गई तो उस डंडे के बीच में से एक छुरी निकली, तो बड़ी सी छुरी। तो जब वो छुरी निकल आई, जो धोखे से निकली हालांकि जो है, लेकिन जब वो निकल आई तो वो बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि अब तो मुझे सजा हो जाएगी, अब तो फंस गया, और अब ये जो है मैंने जो हत्या का जो पूरा प्लान किया था वो चौपट हो गया और जाहिर भी हो गया। तो वो एकदम तुरंत जगदीश चंद्र बोस के पिताजी के पैरों के नीचे गिर गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और कमाल की बात यह है कि जगदीश चंद्र बोस के पिताजी ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि खड़े हो जाओ और दोबारा से जिम में चले जाओ, ड्यूटी ज्वाइन कर लो। ये बहुत ही कमाल बात है, माफ कर दिया तुरंत। और इसके बाद उन्होंने देखा भी कि वो पुलिस का जो जवान था वो हमेशा आजीवन के लिए बहुत ही विनम्र हो गया और उसका व्यवहार एकदम बदल गया आजीवन के लिए। तो पिताजी जो थे इनके, मतलब एक तो माफ़ करने वाले व्यक्ति, उदार हृदय थे और प्रभावशाली थे। और मैंने पढ़ा कि आपने लिखा कि जगदीश चंद्र बसु अपने पिताजी से भले ही वैसे दूर रहते थे क्योंकि पिताजी व्यस्त व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर अपने पिताजी को लेकर एक सम्मोहन जैसा था, प्रेम बहुत था, आदर बहुत था, और वो उनकी नज़रों में कायर या कमज़ोर साबित नहीं होना चाहते थे। तो पिताजी से बहुत प्रेरणा लेते थे। हाँ बिल्कुल। अब हर एक बच्चे के हीरो होते हैं उसके पिताजी एक उम्र में, और जगदीश चंद्र बोस के भी हीरो थे उनके फादर जो थे, और उनके फादर ने बहुत कुछ किया। उनके फादर ने जब बंगाल में फेमाइन हुई तो बहुत सारा उन्होंने रिलीफ वर्क किया, और जब प्लेग वहाँ पे थी तो उन्होंने उस बीच में 80s में जो प्लेग हुई वहाँ पर, तो उस पूरे प्लेग में उन्होंने देखा कि अंग्रेज बेशक बहुत सारा कुछ सपोर्ट दे रहे हैं ऊपर से उस पूरी महामारी से लड़ने। ये वही बंगाल का चर्चित लेकिन जिसके लिए चर्चिल ने मुंह फेर लिया था।
तो उन्होंने जो है उन्होंने ये समझा कि सिर्फ अंग्रेजों के जो सपोर्ट है उसके दम पर नहीं होगा पूरा। मतलब इस तरह से चीजें नहीं हो सकती कि आप अपने पैरों पर खड़े रहें या फेमाइन से लड़ रहे हैं इस तरह से या प्लेग से लड़ रहे हैं या जो भी है। तो उन्होंने उस समय बहुत कुछ समझा और फिर उन्होंने ये अपने बेटे को कहा। बहुत बाद में जब ये बात आई कि जगदीश चंद्र बोस को सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि उनके पिताजी का रोल जगदीश चंद्र बोस को वैज्ञानिक बनाने में, फिजिक्स की तरफ ले जाने में कितना था? वो क्या चाहते थे, वैज्ञानिक बने? हाँ बिल्कुल, वो वैज्ञानिक बनाना चाहते थे अपने बेटे को। उन्होंने जब, मैंने वही जिक्र कर रहा हूँ कि जब वो फेमाइन देखी उन्होंने, तो शायद उनका सोचना उससे बदला हो या बहुत पहले से बदला हो, मुझे ये बात मैं श्योर तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो फेमाइन के बाद उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, जो कि नया नॉलेज खोजें। उस समय जो बीमारियां हो रही थी, जो महामारियां हो रही थी, उन महामारियों का उपचार खोजें। अच्छा। बेशक नया उपचार खोजें, क्योंकि कोई और हमारे लिए क्यों खोजेगा? कोई बाहर का आदमी, इंडिया के बाहर का आदमी अपने देश की बीमारियों की, अपने देश की समस्याओं के बारे में रिसर्च करेगा बहुत अच्छे तरीके से। वो ये सोचते थे कि हमारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ की जो समस्याएं हैं, हमारे यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, उन पर रिसर्च करें, खोजें। तो जब ये बात आई कि जगदीश चंद्र बोस को क्या बनना चाहिए, और लगभग ये तय था कि वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, क्योंकि उनके परिवार में वैसा सब कुछ वैसे ही चल रहा था और उनके लिए आसान भी था सिविल सर्विसेज में जाना। तो उस समय उनके फादर ने बोला कि बी योर ओन मास्टर। जो जगदीश चंद्र बोस बताते हैं उनके बारे में उन्होंने बोला था, तो बी योर ओन मास्टर का मतलब ये था कि आप भले ही जिला के किसी बड़े अच्छे पद पर पहुंच जाइए, लेकिन आप अपने मास्टर नहीं हैं। तो पिता ने ही वो परंपरा तोड़ी कि भाई मत करो सरकारी नौकरी, अपना कुछ और ही देखो अब। और वो देख भी पा रहे थे कि बड़ी रुचि थी विज्ञान में शुरू से ही। हाँ, नए नॉलेज में तो उनकी रुचि थी ही बिल्कुल। और सिर्फ यही बात नहीं, हम अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं, जो हम छोड़ भी रहे हैं, अगर हम बात करें तो जब ये बात आई कि जगदीश चंद्र बोस को स्कूल जाना चाहिए, तो कौन से स्कूल जाना चाहिए, बात आई। बिल्कुल। उस समय 2 ही स्कूल थे वहाँ फरीदपुर में, और 2 स्कूल ऐसे थे कि एक अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई कराता था और दूसरा बांग्ला में, जो बांग्ला में था। तो जगदीश चंद्र बोस के फादर ने बोला कि उन्हें बांग्ला में जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ भेजेंगे, वहाँ जाना चाहिए। और अंदर ये था कि अंग्रेजी मीडियम से जो पढ़ाई हो रही थी वहाँ पर, ये 70s की बात है, 1870s की बात है, आज से लगभग आप समझिए कि 150 साल पहले की बात है। तो ये उस समय भी यही बात थी कि अंग्रेजी मीडियम और हमारी अपनी, आज तक ये सुलझा नहीं है मैटर, सुलझा नहीं आज तक। तो जगदीश चंद्र बोस के फादर ने हालांकि बोला कि हम अपने बेटे को बांग्ला मीडियम स्कूल में पढ़ाना, मदर टंग में शुरुआती पढ़ाई कराएंगे। और ये भी एक अजब बात थी कि बांग्ला में जो स्कूल था उसमें मूलतः गरीब बच्चे, हाँ, गांव के बच्चे वो सब पढ़ते थे, और मछुआरों के बच्चे थे। उनकी माँ नहीं चाहती थी ऐसा, बेशक वो चाहते थे इंग्लिश मीडियम में पढ़े। उनके ऑफिस के बहुत सारे लोगों को भी लगा था। वो मुझे फिल्म याद आ गई, वही थी क्या, इरफान वाली, इंग्लिश मीडियम कुछ ऐसी। बड़ा लंबा याद आ गई मुझे। अगर आप ध्यान से देखें तो 150 साल हो गए उस डिस्कोर्स को। वही मैं कह रहा हूँ, सुलझा नहीं। हिंदुस्तान में मतलब तय है कि जो गरीब होंगे, जो वंचित होंगे, उनको तो जाना ही पड़ेगा सरकारी स्कूलों में। और हम चाहे कितनी भी बात बनाते रहें, महान ऊंची ऊंची, लेकिन जिनके पास पैसा होगा, संपत्ति होगी, प्रभाव होगा, वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में भेजेंगे। जब अंग्रेजी मीडियम से मैं ना भेज के, जब उन्होंने अपने बेटे को बांग्ला मीडियम स्कूल में, अपने आप में बड़ी बात थी। तो उस जमाने में कई लोगों ने उनको कहा होगा कि अरे आपने डिप्टी कलेक्टर का बेटा सरकारी स्कूल में जा रहा है, अपने शो ऑफ के कारण जो अपने बेटे की जिंदगी, अपने आप को महान दिखाने के लिए अपने बेटे को वहाँ भेज दिया। पर उनका कहना ये था कि हमारे बेटे को हमारे परिवेश के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और हमारी जो मदर टंग है, हमारी जो अपनी भाषा है, हमारा जो अपना समाज है, हमारा जो अपना परिवेश है, उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और वो पता करने के लिए उसको अपनी भाषा में ही पढ़ाई करनी चाहिए शुरुआती पढ़ाई जगदीश चंद्र बोस की उस बांग्ला स्कूल में, बांग्ला मीडियम स्कूल में। और इसके बाद जब वो उन्हें बाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा गया कलकत्ता, कुछ समय के बाद, 5वीं कक्षा पास करने के बाद। तो जब वो कलकत्ता आए तो उन्हें बड़ी मुश्किल हुई।
वो बांग्ला से अचानक से अंग्रेजी मीडियम में आ गए, और अंग्रेजी मीडियम में जो वो आए थे तो पहले कुछ समय के लिए उनका 4 महीने के लिए एक हेयर स्कूल है वहाँ पे दाखिला करवाया गया था। उसके बाद सेंट जेवियर्स में आए थे, और सेंट जेवियर्स आप जानते हैं कि आज भी बहुत बड़े स्कूल्स माने जाते हैं। उस जमाने में कलकत्ता रेजिडेंसी के जो सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, उन अधिकारियों के बच्चे उसमें पढ़ा करते थे। उसकी जिंदगी एकदम ही 180 डिग्री पलट गई बेचारे की। हाँ, कहाँ वो एकदम गांव देहात के बच्चों में बांग्ला, और कहाँ एकदम सीधा फिर अंग्रेजी वाले में आ गए। लेकिन जगदीश चंद्र बोस इतने साधारण आदमी मतलब बचपन से ही नहीं थे, जीनियस थे, मोटिवेशन बहुत बढ़िया था। बिल्कुल। तो जब वो स्कूल में आए तो ऐसी भी एक कहानी है कि जगदीश चंद्र बोस जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो बच्चे उन्हें बहुत परेशान करते थे। ऑब्वियसली बुलिंग उस जमाने में भी होती थी और आज भी होती है। वो भी मैटर अभी नहीं सुलझा, वो भी अभी नहीं सुलझा। कॉलेज तक ऐसे ही चल रहा है, दुनिया लगभग उसी धरने पर है। मैं अभी अब टोक के आपको एक बात बताऊं, ये सच में मैं ऐसा सोचता हूँ मेहरबान भाई कि दुनिया के जो जटिल मैटर है ना, जब मैं अरस्तु और सुकरात को भी एक बार मैं पढ़ता हूँ, मतलब कई बार पढ़ा उनके, भाई वो नहीं सुलझे। हमने लड़ने के बेहतरीन हथियार खोजे, लेकिन जिन बातों पे लड़ाई हो रही थी ना, आज भी हो ही रही है, वो नहीं सुलझा है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम सुलझा नहीं पाए, लेकिन हम 5000 साल हो गए। लेकिन हम उनसे सीख ले सकते हैं बेशक। अब तो मुझे इसमें भारी शक है कि हम सीख लेते हैं। ये कोट बड़ा अच्छा है कि इतिहास से सीख लेनी चाहिए, पर मेरा प्रश्न ये है कि सीख ले कौन रहा है? सब तो ये बता रहे हैं लेनी चाहिए, कोई भी नहीं ले रहा है। ना देश ले रहे हैं, ना नेता, ना हम। हाँ सही बात है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम सकारात्मक पक्ष की ओर देखें तो बेहतर ही है कि हम सीख लें। तो ठीक है, ऑप्टिमिज्म तो बिना ऑप्टिमिज्म के तो दुनिया चलती नहीं, तो बेशक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। मुझे कई बार लगता है दुनिया एक ही तरह से बार बार खत्म हुई होगी कि हमने अपने आप को बहुत स्मार्ट माना होगा और अपनी स्मार्टनेस में हमने कुछ ओवर स्मार्ट कुछ काम किया होगा, और अभी चल रहे हैं कुछ ऐसे काम। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे काम ऐसे चल रहे हैं अभी, जिसको हमारे पुराणों में एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं शिव जी के साथ जो है, एक वो थे जिन्होंने ऐसे बोला था कि जिसके सर पर भी हाथ रख देंगे भस्मासुर, और वो भस्म हो जाएंगे, भस्मासुर। तो हम वही हैं, वरदान दे दिया गया था। हम वही हैं। फिर मतलब हम ऐसे ना हो जाए, हम ऐसा होने की कोशिश करनी चाहिए, हम में से एक आदमी निकल आता है, प्रयास करना चाहिए। और अभी इंसानियत के साथ अच्छी बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी रेस है, मतलब ये ऐसे लोग हैं, इंसान जो है ऐसे लोग हैं कि ये सीख तो लेते हैं इतिहास से, और भले ही एक बड़ा हिस्सा इनका ना ले। आप एक बार बताइए, 5000 साल की सभ्यता हमें पता है ना, सिविलाइजेशन अभी हमें पता है, मेसोपोटामिया वो पता कि थे, लेकिन जो ज्ञात है हड़प्पा 5000 साल, पर हमें ये मालूम नहीं है कि जब हम पहले हुए थे, इंसान तो पहले भी थे, 5000 साल पहले भी थे, वो जो हुए, वो जो सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, वो गए कैसे, वो ख़त्म कैसे हो गए? क्या कुछ उनके साथ हुआ या कुछ उन्होंने अपने साथ खुद ही कर लिया अनजाने में? ये तो हम नहीं जानते। तो ये प्रश्न मुझे बार बार परेशान करता है। आप जैसे वैज्ञानिक कभी जवाब खोजें इसका कि भाई अगर हम खुद ही अपने साथ कुछ बार बार करते हैं हर 5-10 हज़ार साल बाद, तो फिर हम क्या सीखते हैं? पता नहीं क्या सीखेंगे, मालूम नहीं। हाँ मतलब अभिशप्त है, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, मतलब जो थोड़ा सा निराशावादी है, छोड़ते हैं सर। निराशावादी नहीं हो सकता, मतलब विज्ञान किसी भी चीज को निराशावादी नहीं मानता। हम क्या है, हम जो वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे मतलब पूरे विज्ञान की फ्रेटर्निटी है, जो उसके साथ मुझे सबसे बेहतरीन बात जो लगती है, विषय से हटके हम बात करेंगे तो वो ये कि ये अपनी चीजों से सीखते हैं। हाँ, और अगर इनको लगता है कि जिसके बारे में ये 100 साल से बात करते हुए आ रहे हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उन्हें ये लगता है कि ये बात सही नहीं है, बदल देते हैं, तो ये बात वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो बात सही उस समय सिद्ध हो रही होती है उस बात को मान लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, डार्विन, न्यूटन सब सवालों के घेरे में है, कटघरे में है, किसी को भगवान नहीं बनाया कि इन्होंने ही सच कह दिया। तो आइंस्टीन खुद कहा करते हैं कि किसी भी एक थ्योरी को प्रूव करने के 100 रास्ते हैं, 1000 रास्ते हैं, लेकिन डिसअप्रूव करने के लिए सिर्फ एक रास्ता काफी है। बहुत है। तो मतलब ये साइंस की फिलॉसफी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि साइंस इसलिए ब्यूटीफुल भी है। ब्यूटीफुल है, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि हमने अपने साइंटिस्ट्स को कभी उस तरह का हीरो नहीं बनाया जैसे हमने क्रिकेटर्स या फिल्म स्टार्स या किसी और को बनाया होगा, नेताओं को भी बनाया होगा। हालांकि इसमें उनकी गलती नहीं है, क्रिकेटर्स की क्या गलती है, नेताओं की क्या गलती है? भाई जिस सोसाइटी में जिस तरह का माइंडसेट होता है वो वैसी हीरो चुनती है। तो बड़ा दुख है कि जगदीश चंद्र बोस पर
ये हम भारत आज में ज्यादा हुआ है। हाँ, ऐसा आपको मुझे किताब लगता है लिखनी कि पड़ रही है, मुझे पॉडकास्ट करना पड़ रहा है, जबकि शायद उनके बारे में हमें यूं ही पता होना चाहिए था। जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में यूं ही पता है, नहीं पता। कहीं नहीं पढ़ना पड़ता पॉपुलर हमें। कल्चर में साइंस के लोगों को, वैज्ञानिकों को नहीं लेकर आए हम इसका लोग। दुख नहीं होता आप लोगों को? मुझे बहुत दुख होता है, और मुझे हो सकता है कई लोगों को ये अच्छा ना लगे सुन करके, या कई लोग इससे राजी ना हो कि वैज्ञानिकों के बारे में हम कम बात करते हैं, या कई लोग इस बात से भी हो सकता है नाखुश हों कि भारत में वैज्ञानिकों के बारे में वैसे बात नहीं की जाती जैसे की जानी चाहिए, या भारत के बाहर वैज्ञानिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है, भारत में कम मिलता है। मतलब ऐसा कई लोगों को हो सकता है, कई और दृष्टिकोण हो अच्छा ना लगे, पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है, और मैं बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारत में वैज्ञानिकों को समझने की उतनी कोशिश ही नहीं होती है। रामानुजन पर भारत के बाहर फिल्में बनती हैं, प्लेज होते हैं। रामानुजन को कौन सी बीमारी हुई थी इस पर लोग रिसर्च करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस के साथ, और मतलब इस तरह से रामानुजन पर उन्होंने काम किया, उनको हीरो बनाया। लेकिन भारत में उतना नहीं हुआ। हम बस कभी कभी अपने घमंड को पुख्ता करने के लिए उनका नाम लेते हैं। हम उनका नाम गणित तो हमारे यहाँ हुआ है, आर्यभट्ट, रामानुजन। तुमने क्या किया फिर उनके लिए? लेकिन हम उनके बारे में और कितना जानते हैं, उनके जीवन के बारे में कितना जानते हैं, उनके काम के बारे में कितना जानते हैं। अगर हम किसी भी आदमी से ये पूछें कि रामानुजन का गणित क्या था, आखिरकार वही जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे हम यही तो कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है तो बहुत समझना और मुश्किल होता है समझाना। भारत में मुझे ऐसा लगता है नकारात्मक परिदृश्य के साथ नहीं, दृष्टिकोण के साथ नहीं, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, कि और बेहतर तरीके से हमें वैज्ञानिकों को अपने पॉपुलर कल्चर में लाना चाहिए। विज्ञान की जो रास्ता है असल में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैज्ञानिक जब काम करना शुरू करता है तो उसको बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। उसकी जीवन की जो राह है, उसकी संघर्षों की राह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो क्यों ना हम अपने वैज्ञानिकों को, अपने जो हीरोज हैं उनको हम उनके बारे में बातचीत करें। और है इंटरेस्टिंग, जैसे अभी बात हो रही थी हमारी, भाई ये कितना, मतलब आप सोचिए ना, आज तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन कोई आदमी उस वक्त आपको बता रहा था कि यार ये जो तरंगे हैं ना, इनसे हमारा मैसेज इधर से उधर जा सकता है। तब जिसने देखा होगा पहली बार, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि इधर खड़ा एक आदमी उधर तक कैसे आवाज चली गई, इधर खड़ा एक आदमी उधर रिवॉल्वर कैसे चल गई, जो आप बता रहे थे पिस्टल चल गई। बिल्कुल समकालीन थे वो, पूरी दुनिया में जो काम हो रहा था। हाँ, जैसे कि हमने किताब में पापोव का नाम लिया है, कुछ और लोग भी, हर्ट्जियन है, जो काम वो लोग कर रहे थे उनके बराबर का काम जगदीश चंद्र बोस कर रहे थे। और जब ये सारा काम रेवोल्यूशनरी काम था, जबरदस्त काम, इसके लिए उन्हें प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। और आज का सारा इनोवेशन उसके आधार पे खड़ा है। आज हम जितना कुछ एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, आज का पूरा मार्केट सब कुछ उस पर खड़ा है, सब कुछ, और हमें पता ही नहीं उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं, मतलब मेरा ये दुख ना बार बार ऐसे छलक पड़ता है, जो मैं कह रहा था, पढ़ते हुए भी हो रहा था कि यार हम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हमसे पहले हो जाना चाहिए था। मैं इसके लिए आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि आप किसी वैज्ञानिक के बारे में बात कर रहे हैं एक पॉडकास्ट में, जो कि बहुत ही, जबकि मैं तो आर्ट साइड स्टूडेंट हूँ। इसके बावजूद हम बात कर रहे हैं, बावजूद इसलिए क्योंकि हम ऋणी हैं भाई। ये पॉडकास्ट भी शायद, मतलब ये भी साइंस की देन है कि हम ऐसे बात कर रहे हैं, हमें कितने सारे लोग सुनते हैं बाद में। बिल्कुल साइंस की देन, ये देन, उसी तरह से हो रहा है, सारा कम्युनिकेशन उसी तरह से हो रहा है। तो फिर हम स्कूल पे थे जगदीश चंद्र बसु के, आगे उनकी जर्नी क्या है, पढ़ाई लिखाई फिर कैसे हुई? फिर उसके बाद वो कैम्ब्रिज गए पढ़ाई करने के लिए। लॉर्ड रेले के साथ उन्होंने काम किया। लॉर्ड रेले बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट हैं। और उसके बाद वो भारत आए। उनका मन नहीं हुआ वहीं रुक के काम करने का, जैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों का आज भी हो जाता है कि वहाँ अच्छी सुविधाएं हैं? नहीं, वो बाहर गए थे, लेकिन वापस आना चाहते थे। वो वहाँ शुरू से ही क्लियर था। हाँ, वो आना चाहते थे वापस। और असल में बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि वो फिजिक्स की पढ़ाई करने इंग्लैंड नहीं गए थे। वो शुरुआत में गए थे मेडिसिन की पढ़ाई करने। अच्छा। क्योंकि उनके, जैसे हमने बात की ना कि उनके फादर ने उस समय फेमाइन देखा था, और उस फेमाइन के टाइम पे जगदीश चंद्र बोस ने भी फेमाइन देखा था। हाँ। और असल में उस फेमाइन में इतना ज्यादा लग के काम किया उनके फादर ने कि उनके फादर की हेल्थ बहुत खराब हो गई, डिटेरिएट हो गई। उसी दौरान हो गई। बहुत लंबे समय तक वो खाना नहीं खाते थे। कई बार जब फील्ड में जाते थे तो अपना खाना किसी और को दे देते थे। तो इस तरह से कुछ सालों के बाद उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि उन्हें 2 साल का मेडिकल लीव लेना पड़ा। अच्छा।
मतलब ये जगदीश चंद्र बोस के फादर को एक लंबा जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, वो जो उन्होंने ख्याल नहीं रखा अपना। तो वो चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, जगदीश चंद्र बोस, और जगदीश चंद्र बोस खुद भी चाहते थे कि वो डॉक्टर। तो वो डॉक्टरी के लिए फिर चले गए, तो वो मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो मेडिसिन में आगे नहीं सस्टेन कर पाए। हुआ, उसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारा सौभाग्य। हाँ बताइए। जगदीश चंद्र बोस का इंटरेस्ट घुड़सवारी में काफी अच्छा था। हाँ मैंने पढ़ा, वो छोटा घोड़ा चलाते थे, एक दिन लड़ पड़े कि मुझे बड़े वाला दो, पौनी चलाते थे। हाँ। तो उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो अपने बाद तक वो अपने स्टूडेंट्स को और लोगों को सुनाते थे, जब बहुत खुश होते थे और अपने बारे में बताते थे वो। तो जगदीश चंद्र बोस के एक पाँव में एक चोट का निशान था, पंजे के पास। तो वो जो है निशान दिखाते हुए लोगों को बताते थे कि मैं एक बार क्या हुआ था कि अगेन उनके फादर को कई जगह बुलाया जाता था मुख्य अतिथि के तौर पर। एक बार एक घुड़दौड़ हो रही थी, और उस घुड़दौड़ में हिस्सा लेने वाले लोगों ने उनको बोला कि आप जो है प्लीज़ हमारे यहाँ प्रिसाइड करिए हमारे इवेंट को। तो ये गए थे, जगदीश चंद्र बोस भी वो उनके साथ गए, क्योंकि इनको इंटरेस्ट था, तो इसलिए ये अपनी पोनी साथ ले गए ना। वो उस पोनी पर ये सवार होकर ये गए, दोस्त हो गया था वो पोनी छोटा सा। हाँ। तो उसके साथ जाते थे हमेशा, वो उनका दौर था, वो उम्र थी उनकी, तो गए। तो किसी ने उनसे पूछ लिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वहाँ अपनी पोनी के साथ घूम रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि अरे आपके पास घोड़ा है, क्या आप घुड़दौड़ में हिस्सा नहीं लोगे? इनके तो मन की बात हो गई, और जब बच्चे थे, ये बहुत उम्र नहीं थी उस समय इनकी, तो उन्होंने फादर से पूछा कि मुझे हिस्सा लेना है। और फादर भी उनके, जैसे कि आपने बताया, हमने बातचीत की, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के फादर थे। तो उन्होंने जो है बोला कि हाँ, अगर तुम हिस्सा लेना चाहते हो और अगर ऑर्गेनाइजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चले जाओ। तो ऑर्गेनाइजर्स ने भी सपोर्ट किया, और ये हुआ कि उन्होंने हिस्सा लेना तय हो गया, खड़े हो गए। जब दौड़ शुरू हुई तो बेशक इनके पास तो पोनी थी, वो छोटा सा घोड़ा था, बहुत थोड़ी दूर में ही वो हांफने लगा, और ये भी, लेकिन इनको था कि ये पीछे नहीं रहना चाहते थे, तो इन्होंने बहुत हांफा और बहुत ही उसको कोशिश की कि वो, है ना, कि वो आगे जाए। इस चक्कर में इतना जोश में आ गए कि इनका पाँव कट रहा था एक लोहे के उससे, जिनका पैडल था, इनको पता नहीं चला कि ऐसा हो रहा है। उस वक्त की उत्तेजना में वो ख्याल नहीं आया इनको। बाद में जब देखा कि बहुत सारा खून गिर रहा है, तो बाद में इनका इलाज हुआ, और वो घाव जो है वो पूरी जिंदगी एक निशान बन के रह गया बचपन में। तो इनको घोड़सवारी का शौक था, घोड़सवारी के शौक के साथ इनको निशानेबाजी का भी शौक था। मतलब ये शौक तो सारे ऐसे ही थे कि उन्हें डीसी बनना था। हाँ, तो वो शौक था उनको। जब ये तय हो गया कि इनका इस एडमिशन जो है कैम्ब्रिज में हो रहा है, तो इसकी खुशी में, या कह लें कि उसी बीच में उनके फादर के एक दोस्त हुआ करते थे जिनका निशानेबाजी में बहुत इंटरेस्ट था, और जमींदार थे वो आसाम के एक एरिया में। तो उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा कि, तो फादर ने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, और तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। तो खैर वो जगदीश चंद्र बोस उनके इनवाइटी के तौर पर वो जो है वहाँ चले गए, और वहाँ जंगल में इनको बहुत तेज बुखार हुआ, जो बुखार बाद में ऐसा लोग बोलते हैं कि शायद काला अजर रहा होगा। हाँ, काला जार बोलते हैं कई लोग। हाँ। तो वो जो है, वो बुखार जो है, जब इनको बहुत तेज दौरा पड़ा बुखार का, तो फिर ये इन्हें वापस आना पड़ा, बस पूरे इवेंट के को बीच में छोड़ करके निशानेबाजी की शिकार पर गए थे ये लोग। और जब ये घर आए, और घर के बाद कुछ ही समय बाद इनको जाना था इंग्लैंड, तो रास्ते में ही बुखार के दौरे आते रहे, और वो बहुत दिन तक आते रहे। अच्छा। इंग्लैंड के जो टॉप डॉक्टर्स थे, जो उन्हें पढ़ाते भी थे, और जिनका जिक्र मैंने किया है कुछ लोगों का, उन्होंने भी जगदीश चंद्र बोस को देखा, लेकिन आखिरकार उन्होंने कहा कि तुम्हें मेडिसिन की पढ़ाई छोड़नी चाहिए, क्योंकि उनको शायद एलर्जी भी कुछ थी, जो डाइसेक्शन रूम में जो कुछ काटते हैं, तो उस कुछ स्मेल से और कुछ चीज़ों से एलर्जी थी उनको। ऐसा कहा गया कि तुम ये मेडिसिन की पढ़ाई छोड़ उचित होगा। तो बाद में उन्होंने, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ जगदीश चंद्र बोस को कि बहुत ही उम्मीदों के साथ इंग्लैंड गए थे वो। फिर जगदीश चंद्र बोस के एक रिश्तेदार हुआ करते थे, जो उनका नाम था आनंद मोहन बोस, और उन्होंने फिर कुछ हेल्प की उनकी, और वो दोबारा से उन्होंने एडमिशन लिया कैम्ब्रिज में ही, फिजिक्स पढ़ने के लिए। तब फिजिक्स शुरू की। फिर फिजिक्स शुरू हुई।
अच्छा। तो ये वो जो बुखार है ये जिसे हालांकि उस समय तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो फिजिक्स के लिए एक ऐसा ही होता है, बाद में पलट के जब इंसान देखता है कई बार तो लगता है कि जो हुआ ठीक हुआ। हाँ, तो उसके बाद ये फिजिक्स, और उसके बाद का जो जगदीश चंद्र बोस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उस जमाने में विषयों के ना कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे, जैसे फिजिक्स था, जैसे केमिस्ट्री था, जैसे बायोलॉजी था, तो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे फिजिक्स के। कोई किसी एक दूसरे के खांचे में नहीं जाना चाहता था, ना अनुमति थी। फिजिक्स में काम करने वाला आदमी बायोलॉजी में काम नहीं करता था, जूलॉजी में काम करने वाला आदमी फिजिक्स में काम नहीं करता था, और ना ही वो किसी फिजिक्स की हार्डकोर प्रॉब्लम को डील करता था। आज का जमाना इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का जमाना है, उसको हम बहुत सारे शब्दों से बुलाते हैं, ट्रांसडिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, पर उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने जो काम किया प्लांट बायोफिजिक्स पर, तो जो नर्वस सिस्टम का जो उनका पूरा काम है वो प्लांट बायोफिजिक्स की कैटेगरी में आता है। जगदीश चंद्र बोस उन पहले शुरुआती लोगों में भी माने जाते हैं जिन्होंने ये जो विषयों के बीच में जो दीवारें थी वो तोड़ा, और ये बहुत कम लोग इस बात को मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं कि जगदीश चंद्र बोस का ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। हमारे एक लिसनर हैं जो मैंने बताया आप आ रहे हैं और हम इस पर बात करेंगे, शब्बीर ज़फ़र, उन्होंने यही लिखा था कि एक उत्सुकता हमेशा रही कि उनकी पढ़ाई और कैम्ब्रिज की डिग्री तो फिज़िक्स वगैरह में थी, है ना, और वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते थे, फिज़िक्स ही पढ़ाते थे, फिर वो ये जो पेड़ पौधों वाली पढ़ाई लिखाई है उस तरफ कैसे चले गए, क्योंकि यही एक वो था जो आपने बताया कि उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने इस दीवार को भी तोड़ा, इधर से उधर पहुंच गए और किसी को आपत्ति भी खास हुई नहीं, उसमें कमाल का काम किया। बहुत आपत्ति हुई लोगों को, अच्छा, आपत्ति हुई, मतलब इसकी तो पूरी कहानी है स्ट्रगल कि हमारे मठ में कहाँ घुसा चला रहा है। बिल्कुल बहुत लोग ये भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ आज तक। तो ये बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसके बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ प्लीज। हुआ ये कि जब उन्होंने ये काम शुरू किया, प्लांट बायोफिजिक्स का काम शुरू किया, तो उस समय अपने आप में एक बहुत ही नया था, और इसके पहले जस्ट पहले मतलब 1901 के आसपास तक लंदन की रॉयल सोसाइटी उनको अपने मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाती थी, और उनके जो सबसे बड़े पेपर्स थे जगदीश चंद्र बोस के, उनके ट्रांजैक्शंस में छपते थे, उनकी प्रोसीडिंग्स ऑफ लंदन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। लेकिन जब इन्होंने काम शुरू किया प्लांट की पौधा में नर्वस सिस्टम होता है प्लांट बायोफिजिक्स पर, तो जो बॉटनी के लोग थे, बॉटनिस्ट थे, उन्हें बहुत मुश्किल हुई। और असल में बात ये भी थी कि जो बात जगदीश चंद्र बोस कह रहे थे वो उस समय की जो बॉटनी की थ्योरीज थी उनके अगेंस्ट थी, बिल्कुल उलट थी। तो ये बात लोगों को बची नहीं, और ये मैंने बताया कि ये वो जमाना था जब ये क्रॉस डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स नहीं होते थे, तो ये शुरुआत हो रही थी जो जगदीश चंद्र बोस कर रहे थे। तो और इसके पीछे अगर हम बात करें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके, कि वो कर इसलिए पा रहे थे क्योंकि जो डिग्री उन्होंने छोड़ी मेडिसिन की, तो उन्हें एक बैकग्राउंड था कि जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या होती है। हाँ, उनको इस बात का आइडिया था, हाँ, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, वो जो उन्होंने छोड़ा उसके पहले। और फिजिक्स का उनका बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड था, ये तो हम सब जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जो कि पौधों में जो सेंसिबिलिटी जो है, सेंसरी जो सिस्टम है, उसको जो है वो सेंसरी सिस्टम को डिटेक्ट कर सके। जैसे कि उन्होंने, जैसे हम कहते हैं ना कि पौधों में अगर दुख होता है तो हम दुख को उन्होंने डिटेक्ट किया कहीं पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में, या उन्होंने ऐसे को डिटेक्ट किया कि अगर हम किसी पौधे को काटें या कुछ ऐसे केमिकल्स उसमें डालें जो पौधे के लिए अच्छे ना हो, तो उसकी ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने ग्रोथ को मेजर किया। जिस ग्रोथ को मेजर करने के लिए पौधे बहुत धीमे धीमे बढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, और जिसको डिटेक्ट करने में अपनी आंख से अगर हम बात करें तो कई दिन लगते हैं अच्छे से, वो या कुछ दिन तो लगते ही हैं मान लीजिए। उसको उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जो कि उस मूवमेंट को या जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है डिटेक्ट कर रहे थे। अगर हम उस डिटेक्शन की बात करें, आप आज उस बात को जानकर के आश्चर्य होगा आपको, 50 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता था मूवमेंट को उनका इक्विपमेंट, जिसको हम क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं। जो मॉडिफाइड उनका जो
क्रेस्कोग्राफ था। 50 मिलियन टाइम्स अगर हम मूवमेंट को हम एम्पलीफाई करके देख पाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम आज के माइक्रोस्कोप्स की बात करें, अगर हम 50 मिलियन टाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट को एम्पलीफाई या मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 7-8 करोड़ का इक्विपमेंट चाहिए। इसको बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो जगदीश चंद्र बोस ने ये सब उस समय किया था, तो उस तरह से उनका जो फिजिक्स का बैकग्राउंड है वो काम आया, जो उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई बीच में छोड़ी वो काम आई, और उनका जो पूरा इस अपनी जो थ्योरीज हैं उनको मनवाने के लिए जो संघर्ष उनका था वो भी बहुत बेहतरीन है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि रॉयल सोसाइटी जो ने कुछ समय पहले तक स्पेशल लेक्चर देने के लिए पानी के जहाज से बुलाती थी, जिसमें यहाँ से लंदन तक जाने में बहुत लंबा समय लगता होगा और वापस आने में लगता होगा, तो इस तरह के लेक्चर्स की जब उन्हें बुलाती थी रॉयल सोसाइटी, एक महीना लगता था। उसी रॉयल सोसाइटी ने उनके जो पेपर्स हैं उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। और एक्चुअली ये जो रिजेक्शन था, जो उन्होंने पेपर्स भेजे थे प्लांट बायोफिजिक्स पर, प्लांट नर्वस सिस्टम पर, वो रिजेक्शन ऐसे नॉर्मल रिजेक्शन नहीं था, वो लॉबिंग के तहत किया गया रिजेक्शन था। और ये बात मतलब जिन लोगों ने लॉबिंग की थी उन लोगों ने बाद में खुद जगदीश चंद्र बोस के पास आके बोला कि हमने जो है, आपको पता है किन लोगों ने ये जो है रिजेक्शन करवाए थे, उनमें से एक मैं भी था। तो ऐसे जाके बाद में लोगों ने बोला, तो ये बात क्लियर है कि वो लॉबिंग के तहत रिजेक्शंस हो रहे थे। रिजेक्शंस आप इस समय समझ लीजिए इस तरह से कि इस लेवल के थे कि जगदीश चंद्र बोस को वो पेपर्स एक किताब के रूप में छापने पड़े। अच्छा, कोई छापने को तैयार नहीं था। तो लॉन्गमैन हम लाइक साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है भाई ये, आप उसे एक तरह से बहिष्कृत ही करते हैं। एक तरह से बहिष्कृत किया गया था उनको। और जबकि वो क्या खोज रहे थे जिस पर आज सब सहमत है, जो आज के उस समय भी बहुत रेवोल्यूशनरी बात थी और आज भी बहुत रेवोल्यूशनरी बात है। आज जब आप कहते हैं कि पौधे खुश होते हैं और पौधे दुखी होते हैं, तो आज भी आपको ये बहुत, आज भी लोग हैरान होते हैं, आज भी आपको बहुत नॉर्मल नहीं लगता ये। सही बात है। और ये उस समय वो बात कह रहे थे, लगभग आज से 125 साल पहले, लगभग अगर हम बात करें तो हुआ यही कि उनके जो पेपर्स उनको रिजेक्शन मिलता गया, तो उन्होंने 6 वॉल्यूम्स में, लॉन्गमैन से पब्लिशर था लंदन का और जो कलकत्ता में भी छापता था, वहां से उनकी कुछ किताबें छपवा दी, और कुछ किताबें 6 वॉल्यूम्स आए उन किताबों के। उन 6 वॉल्यूम्स में लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिक्र है। आप अमाउंट समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा नॉलेज का उसमें। और उन्होंने इतने सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए पौधों को लेकर के, अलग अलग तरीके से प्रूव किया कि कोई इस बात से इनकार ही नहीं कर सकता था कि ये सही नहीं है। और जिन लोगों ने उनका विरोध किया एक समय में, उनके बारे में मैंने कुछ लिखा है, बहुत डिटेल में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैंने लिखा है कुछ जगहों पे कि जो लोग उनके काम का विरोध कर रहे थे उन्हीं के काम को कॉपी करके छापने लगे। और जब उन्होंने ये सब देखा तो जगदीश चंद्र बोस ने अपने मित्र और सखा रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखा कि दुनिया में चीजें कहाँ तक आ गई हैं, कितना गिर गए लोग, कि जो लोग मेरे काम का विरोध करते थे वो मेरे काम को कॉपी कर रहे हैं और मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है। क्रेडिट तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नहीं मिला। इनफैक्ट अभी तो आप जो बात कर रहे थे शब्बीर जी ने लिखी थी, फिर ये भी लिखा कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में एक बड़ा सनसनीखेज वाकया हुआ था उनके साथ। अब मुझे आइडिया नहीं है कि इस बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको आइडिया हो, लेकिन दीपक कुमार ने कहा वही श्रेय वाली बात, क्या वाकई उन्होंने रेडियो इन्वेंट किया था या ये मार्कोनी थे? क्योंकि कभी भी उन्होंने लिखा उन्हें इसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला नहीं। मैंने इस किताब में मैक्सिमम सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की कोशिश की, हमने भी डिस्कस भी किया इस बात। हाँ बिल्कुल, कि मार्कोनी कैसे उनका नाम आता। मार्कोनी ने कोई डिवाइस ऐसा बहुत डेवलप नहीं की। मार्कोनी ने सब जगह से हेल्प ली और कुछ मॉडिफिकेशंस किए और ये प्रूव किया कि उनकी जो डिवाइसेस हैं वो ओरिजिनल हैं, क्योंकि आपको प्रूव करना होता है कि आपका आइडिया ओरिजिनल है, डिवाइसेस ओरिजिनल। मार्कोनी ने ऑब्वियसली जो समय की साइंस थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उसको कमर्शियलाइज किया, और कमर्शियलाइज इस तरह से उन्होंने किया कि उससे एट लार्ज सोसाइटी का बहुत फायदा हुआ। वो जन जन तक बात पहुंची, वो टेक्नोलॉजी जन जन तक पहुंची। लेकिन अगर हम उसके पीछे की बातों के बारे में बात करें, जैसे कि डिटेक्टर्स जो बनाए, जो ट्रांसमीटर्स बनाए, ये ट्रांसमीटर्स और डिटेक्टर्स अलग अलग तरीकों से
और इनकी जो पीछे की जो टेक्नोलॉजी थी, साइंस थी, इसको डेवलप करने में कुछ लोगों का योगदान है, जिनमें से जगदीश चंद्र बोस बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर। नहीं तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछूं सरल भाषा में, जो हर हिंदुस्तानी पूछना चाहेगा, अगर जगदीश चंद्र बसु ने अपने पत्ते ठीक से खेले होते, ये सब टेक्निकल वाले, तो उन्हें किस किस चीज़ को बनाने का, किस किस थ्योरी का श्रेय मिलता? अगर जगदीश चंद्र बोस के लिए अगर हम बात करें, तो जगदीश चंद्र बोस के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को अगर मैं बहुत ही सीधे भाषा में बात करूं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर जगदीश चंद्र बोस ने अपने काम को पेटेंट कराया होता, और जगदीश चंद्र बोस का अगर उद्देश्य ये होता कि वो अपने इस काम को टेली कम्युनिकेशन में वो जो है एप्लीकेशन करना चाहते हैं, अच्छा, और तो बेशक ये सारा क्रेडिट उनके नाम होता। ये सारा बोलने तो रेडियो मीन्स ये जो टेलीकम्युनिकेशन का हाँ, फोन 5G सब उनके नाम लिखने पड़ते हैं। 5G तो बाद में आया उसका जो है हाँ, आधार है। लेकिन जो हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, वो सारा उनके पास। वायरलेस कम्युनिकेशन का पूरा जो क्रेडिट है वो उनके नाम जाता है। अगर उन्होंने उसको पेटेंट किया होता और उसको कमर्शियलाइज किया होता, बोथ तो, और जिसके लिए रेडियो के लिए भी लिखते हैं ऑब्वियसली। हाँ, ये सारा कम्युनिकेशन बेसिकली वही वायरलेस, हाँ, रेडियो भी जाता है, मिलीमीटर वेव्स होती हैं उनके थ्रू होता है। मिलीमीटर वेव्स पे उनका बहुत सारा काम था, और उन्होंने जो 1901 में एक अपना डिटेक्टर पेटेंट करवाया था। हाँ, एक पेटेंट भी कराया, यूएस पेटेंट था वो। और उसके पीछे की भी कहानी ये है कि सिस्टर निवेदिता का नाम बहुत लोग जानते होंगे। हाँ, सिस्टर निवेदिता जो है वो उन्होंने उनको इंस्पायर किया था। उन्होंने उनको सिस्टर निवेदिता जो हिंदुस्तान चली आई थी, हाँ, और स्वामी विवेकानंद के साथ भी उनका भारी काम था। और मैंने एक चीज़ और देखी, अभी आप इस बारे में बताइएगा, कि जगदीश चंद्र बसु जो हैं, जो आप नाम भी ले रहे हैं बार बार, चाहे वो रविन्द्रनाथ ठाकुर हों, चाहे सिस्टर निवेदिता हों, अपने वक्त के सारे बड़े लोगों से वेल कनेक्टेड हैं। हाँ बिल्कुल, बंगाल में थे, कलकत्ता में थे ये सारे लोग। तो और कलकत्ता बहुत ही एक तरह से कहें कि इस तरह के लोगों का गढ़ था, सारे लोग कनेक्टेड हुआ करते थे। हाँ, तो निवेदिता, सिस्टर निवेदिता ने उनको इंस्पायर किया था, उनको कहा था कि आप इसका पेटेंट करवाइए, और वो मान गए थे बड़ी मुश्किल से। अगर आपको हम बताएं तो ये है कि निवेदिता ने पैसे भी दिए थे, पेटेंट की जो फीस थी, अच्छा, सिस्टर निवेदिता ने ही भरी थी, और जो उन्होंने लौटाई थी। लेकिन कहानी ये है कि सिस्टर निवेदिता ने उस पेटेंट की फीस भरी थी, और उन्होंने ही बहुत फोर्स किया था कि आप इसको तो करवाना है, पेटेंट कराना चाहिए। उसका नाम था, उसको गैलेना डिटेक्टर उसको बोलते हैं। उसको जो जगदीश चंद्र बोस उन्होंने कहा था कि दिस इज आर्टिफिशियल आई। इससे क्या करते हैं? बेसिकली डिटेक्शन के लिए काम आता है। जैसे हम आंखें हमारी हैं, वो प्रकाश को देख लेती हैं, तो जो माइक्रोवेव्स होती हैं जिन पे हमारा ये पूरा कम्युनिकेशन होता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे कि प्रकाश होता है, लेकिन उनकी वेवलेंथ अलग होती है। इनकी वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होती है प्रकाश की वेवलेंथ के। तो हमारी आंखें तो उनको देख लेती हैं, लेकिन हमारी आंखें इन मिलीमीटर वेव्स को देख नहीं पाती हैं। तो हमारी आंखें कुछ एक विंडो है, उसको ही देख पाती, तो नहीं देख पाती, उसके ऊपर और उसके नीचे नहीं देख पाती, एक्सरेज को नहीं देख पाती। हाँ, बिल्कुल, हमारी आंखें मिलीमीटर वेव्स को नहीं देख पाती, माइक्रोवेव्स को नहीं देख पाती। तो उन्होंने उन वेव्स को देखने के लिए आर्टिफिशियल आई जैसा एक बनाया था। उसको हम ग्लेना डिटेक्टर बोलते हैं, ग्लेना क्रिस्टल पे आधारित था वो। ये भी एक बहुत ही महान बात है कि जो ग्लेना डिटेक्टर कहा था, वो डिटेक्टर, ऐसा कहा जाता है, विद्वान कहते हैं विज्ञान के, कि वो सेमीकंडक्टर पर आधारित पहला डिटेक्टर था, पहली डिवाइस थी। सेमीकंडक्टर, वो टर्मिनोलॉजी नहीं थी, और उस समय कंडक्टर होता था और इंसुलेटर होता था। तो जगदीश चंद्र बोस इस बारे में महत्वपूर्ण है कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया था। 3 लोगों ने मिलके ट्रांजिस्टर बनाया था। उनमें से एक थे ब्राटीन, और बार्डीन और एक और थे। तो बार्डीन ने ये बोला था कि जगदीश चंद्र बोस हम लोगों से 60 साल आगे थे इस फील्ड में। 60 साल आगे होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना आगे रहे होंगे उस जमाने में, उस वक्त। तो जगदीश चंद्र बोस ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन में ही काम कर रहे थे। मतलब उन्होंने बहुत सारे काम शुरू किए। ऑब्वियसली जगदीश चंद्र बोस को नहीं पता था कि सेमीकंडक्टर है
और ये जो है कल के दिन इतनी बड़ी चीज हो जाएगी, बन जाएगी कि आज पूरी दुनिया थमी पड़ी है उसके चक्कर में। अगर हम अभी माइक्रोचिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इंडिया में चिप्स बने, माइक्रोचिप्स इंडिया में बने, तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र बोस ने उसकी शुरुआत शुरू उस समय किया था और पेटेंट भी लिया था। तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया था। उनकी एक डायरी में एक एंट्री थी जो मैं जिसके बारे में आपको जिक्र करना चाहूँगा। ये भी 1895 के आसपास की एंट्री होगी, उसी के आसपास की। जगदीश चंद्र बोस लिखते हैं कि भारत जैसे देशों में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त आता है। हाँ, है ना? उस जमाने में ये सोलर पैनल्स का कोई चलन नहीं था, बात ही नहीं थी, कोई बात नहीं थी, इसमें कनेक्टर था नहीं उस समय। तो उस जमाने में अपनी डायरी में लिखते हैं कि सूरज की जो गर्मी है उसका इस्तेमाल करने के अलावा कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक विधि होनी चाहिए जिससे सूरज की किरणों का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से, मतलब सोलर एनर्जी की बात करते हैं हम एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट, सोलर एनर्जी का जो इस्तेमाल है और बेहतर और इफिशिएंट तरीके से किया जा सके। इसके लिए कोई नई इलेक्ट्रॉनिक विधि खोजी जानी चाहिए। ये उस वक्त कह रहे थे, ये वो उस जमाने में कह रहे थे। तो उनका विजन मैं एक बार एक जगह मैंने लिखा भी है, और वो लॉर्ड रेले से एक बार मिले थे वो, और ऑब्वियसली जो लॉर्ड रेले उनके गुरु थे, तो लॉर्ड रेले को बताते थे कि मैं ये करना चाह रहा हूँ या मेरे दिमाग में ये है, अपने प्लान्स बताते होंगे, डिस्कशन करते होंगे। लॉर्ड रेले ने एक बार उनको कहा था कि तुमको नींद कैसे आती है इतने महान विचारों के साथ, तुम क्यों नहीं इनके बारे में कुछ काम करके पब्लिश करके इनको पब्लिश करते हो। तो ये बात लॉर्ड रेले ने बोला था, और ये बात जगदीश चंद्र बोस भी बहुत बाद में कहा करते थे कि वो कहा करते थे कि टू मच टू डू एंड टू मच लिटिल टाइम। तो और अगर आप उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके काम के बारे में पढ़ते हैं, हमने तो 2 उनकी खोजों के बारे में ही बात की, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उनका जो विजन था वो इतने सारे एरियाज में था कि आपको अचंभा होता है कि एक ही आदमी इतनी सारी चीज़ों के बारे में इतना प्रिसाइजली और इतना बेहतरीन तरीके से कैसे सोच सकता है। वाकई। और जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये तो कमाल था। और मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी लिखा है, 2-3 बातें लिखी हैं, और मैं जब लिख रहा था तो मुझे लग रहा था, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, कि मुझे लग रहा था मुझे लिखना चाहिए भी कि नहीं। मैं जब रिसर्च कर रहा था जगदीश चंद्र बोस के जीवन के बारे में, तो मैं लगभग हर रोज़ बहुत ही थ्रिल्ड हो जाता था। तो मैं मेरे घर में सब लोग मुझे कहते थे कि अरे तो इतना थ्रिल क्यों हो रहे हो तुम, यू आर टू इमोशनल, आई मीन ऐसा कैसे हो रहा है। और मैं सच में इमोशनल होता था, और जब मैं देखता था कि लोग उनको किस तरह से परेशान कर रहे हैं या वो सब उनका संघर्ष देखता था, तो बीइंग अ पर्सन हु इज इन साइंस, मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता था। और वो मैंने इमोशनल तरीके से लिखा भी है। और मैंने ये भी लिखा है कि जगदीश चंद्र बोस के इतने पहलू हैं उनके जीवन के कि हर एक के बारे में बात करना सिर्फ 250 पेजेस में पर्याप्त संभव नहीं है। मुझे लगता है कि उनके जीवन को अलग अलग तरफ से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, और बहुत सारी किताबें आनी चाहिए। हमारे एक लिसनर है मनोज कुमार मोनू, उन्होंने कहा कि बोस पर बात बिना गिरिडीह गए अधूरी रह जाएगी। जहां बोस ने अंतिम सांस ली वहीं एक तिजोरी है जो लंबे वक्त से बंद है। पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में मुझे धनबाद से गिरिडीह भेजा गया था, लगभग 1 साल वहाँ रहा हूँ, इस पर खूब रिपोर्टिंग की है। तो सवाल उनका ये है, यदि आप इसका जवाब दे सकेंगे, गिरिडीह में उनकी बंद तिजोरी को लेकर बात होनी चाहिए और उस पर थोड़ी जानकारी दीजिए। आपके सामने आई ये बात कहीं? हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे कुछ दोस्त गिरिडीह में हैं, और मुझे पता है कि वहाँ पे एक तिजोरी है जिसमें जो शायद नहीं खुली है काफ़ी समय से। तो मुझे लगता है कि गिरिडीह, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गिरिडीह का जो घर है जगदीश चंद्र बोस का, असल में जगदीश चंद्र बोस का घर है गिरिडीह में एक, और वो छुट्टियां बिताने के लिए कई बार वहाँ चले जाते थे। हाँ, बंगाल के बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग उस इलाके में अक्सर घर ले लिया करते थे। मैं भी गया हूँ वहाँ पे, बहुत मैंने देखा बड़े बड़े बंगालियों के, मशहूर बंगालियों का घर है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल। तो उनका एक घर दार्जिलिंग में भी है, जो कि बसु विज्ञान जो मंदिर है, बोस इंस्टीट्यूट है, उसका एक्सटेंशन है वो वहाँ पर, सैटेलाइट सेंटर है। और दूसरा जो ये है और गिरिडीह वाला घर है, वो घर अभी भी
मुझे नहीं पता है कि वो सरकार के अंतर्गत आता है, उसको म्यूजियम घोषित किया गया है कि नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि अगर नहीं किया गया तो कर देना चाहिए, कर देना चाहिए बहुत समय के साथ। और जहाँ तक मुझे जानकारी है वो उस घर को और अच्छे से बनाना चाहिए, उस घर को संग्रहित करना चाहिए, उस घर का ख्याल किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और झारखंड की जनता को गर्व भी होगा इस बात का कि जगदीश चंद्र बोस वहाँ रहे। बिल्कुल। और उन्होंने बहुत सारा काम किया वहाँ पे। जब ये भी बहुत ही महान बात है अपने आप में, जब जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हुई जिस साल में, जो गिरिडीह में बाथरूम में उनकी गिर के मृत्यु हुई थी, उस समय वो वसु विज्ञान मंदिर के जो एनुअल इनके जो क्या बोलेंगे उसको, उनके जो ट्रांजैक्शंस थे जो हर साल पब्लिश होते थे, उसको एडिट कर रहे थे उस समय। अच्छा। तो मतलब कहने का ये कि उस समय भी जगदीश चंद्र बोस लगातार एक्टिव थे, काम करते रहे, जीवन की अंतिम सांस तक उन्होंने साइंस की। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है लोगों में कि, और विशेष रूप से अगर हम बात करें वैज्ञानिकों की, तो कि वो अंतिम समय तक विज्ञान के साथ जुड़े रहे। थक ही नहीं रहा एक आदमी थक ही नहीं रहा है। हाँ, एक आदमी लगातार काम किया जा रहा है और उनका काम अंत तक बहुत ही कमाल रहा है। उनकी पत्नी का भी बहुत उनके जीवन में रोल रहा, आपने इसमें जिक्र भी किया। बिल्कुल, मैंने जिक्र भी किया है। और उनकी पत्नी ने उनके जाने के बाद उनका फाउंडेशन संभाला और बाकी सारी। उनकी कोई संतान थी? उनकी संतान कोई नहीं थी। हाँ, लेकिन उनकी पत्नी का बहुत योगदान रहा है। अपनी सारी यात्राओं में पत्नी को साथ ले जाते थे वो। बिल्कुल। और जब भी वो यात्राएं करते थे तो उनके साथ उनकी पत्नी जरूर हुआ करती थी। और उन्होंने बहुत सारे विदेशी दौरे किए और भारत में भी बहुत घूमते थे वो। तो उसमें हमेशा उनके साथ उनकी पत्नी। और जो नेशनल मूवमेंट उस वक्त चल रहा था उससे भी अछूते नहीं थे। नेशनल मूवमेंट्स में वो मुझे लगता है कि डायरेक्टली नहीं रहे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली उनका अपना एक रास्ता था। हाँ, जो कि बहुत ही मुकम्मल था। वो कहीं ना कहीं दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जगदीश चंद्र बोस ने सिर्फ अपने लिए काम किया, अपनी साइंस के लिए काम किया और अकेले होकर ही काम किया। अब सब लोग तो एक ही काम नहीं करते ना एक दौर में, कि सभी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ते। लोग लड़ रहे थे, लेकिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो लगातार जो जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ और उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो तो अच्छे नागरिक थे और गांधी भी थे उस वक्त तक। लेकिन जब इन्होंने अपनी पदवियां छोड़ दी, जो सम्मान वापस कर दिए, तो आपने भी इसमें जिक्र किया, एक लाइन का खत लिखा और उसमें कहा बहुत बढ़िया। हाँ, उनका क्या महान है, आप महान है। तो दिखाता है समर्थन कि इस इंसिडेंट के बाद खुद जगदीश चंद्र बसु क्या फील कर रहे थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के इस कदम के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। हाँ, सही बात है। असल में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से उनके व्यक्तित्व के बारे में देखें तो हमें लगता है कि जगदीश चंद्र बोस ही वॉज अ ट्रू नेशनलिस्ट। उनको अपने देश के लोगों से बहुत प्यार था, अपने देश से बहुत प्यार था। यहाँ तक कि एक घटना है जिसका मैंने जिक्र किताब में भी किया है कि जब वो एस्टेब्लिश्ड हो गए एक साइंटिस्ट के तौर पर, जब उनकी बहुत सारी जो खोजें हैं वो लोग एक्सेप्ट कर ली, चल निकली और उनका बड़ा सम्मान हो गया, तो इंग्लैंड में वो एक बार लेक्चर देने गए थे, अपने टूर पर गए थे इंग्लैंड। तो वहाँ पे एक वाइस चांसलर आए यूनिवर्सिटी के, विस्तार से मेरी किताब में लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि उन्होंने बोला कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं भारत में रह करके और वहाँ आपको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है, वहाँ आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ आएँ और हमारे यहाँ मैं आपको पद दूंगा और हम आपको सारा सपोर्ट देंगे, आपको काम करना चाहिए अच्छे से हमारे यहाँ करके। तो जगदीश चंद्र बोस ने एक बहुत ही इमोशनल लेटर लिखा था उस समय टैगोर को, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का जो अर्जन है वो अपने देश के लोगों का प्यार ही तो है। अगर मैं वो प्यार खो दूंगा तो मेरे जीवन में और क्या रह जाएगा। अब ये बात सुन करके, सोच करके, पढ़ के आपके रोंगटे खड़े होते हैं। नहीं, आज तो ऐसा लगेगा कि चलो दो महान आदमी थे, महान बातें कर रहे थे, लेकिन ये पर्सनल लेटर्स हैं, ये पर्सनल बातें हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उस वक्त ये कहना बड़ा मुश्किल है। उन्हें थोड़ी पता था कि आज से 100 साल बाद पॉडकास्ट होंगे, मेरी बात होगी। तब तो एक अपॉर्चुनिटी थी और वो उसे मना कर रहे थे। बिल्कुल मना कर रहे थे। और उसमें वो साफ साफ लिख रहे थे कि उससे उन लेटर्स से पता लगता है कि उनका देश के प्रति लगाव कितना था। वाकई। और जब हम इस लगाव की बात करते हैं तो हमें एक बात और याद रखना चाहिए कि ये बात तब की है जब उन्होंने कलकत्ता के जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में ज्वाइन किया
तो वो पहले भारतीय प्रोफेसर थे, और जब उन्होंने ज्वाइन किया तो इसी में बाद में नेताजी भी पढ़े थे? नहीं, इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं थे, इस कॉलेज में कह रहा हूँ। हाँ, उस कॉलेज में पढ़े। हाँ, वही मैं कॉलेज में पढ़े, हाँ, बाद में पढ़े। और ये राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रोफेसर भी रहे हैं। हाँ हाँ, तो हाँ, प्रेसिडेंसी बात कॉलेज। ये होती है कि हाँ वो ऐसे मुझे कुछ याद आया था, बीच में पूछ लेता हूँ, कई लोग इसकी शिकायत भी करते हैं, बीच में मत बोला करो। हाँ, नहीं, लेकिन इससे बहुत सारी बातें निकल के आ जाती हैं। बस वही रहता है मेरे दिमाग में। तो बात ये है कि वो जब उन्होंने इंडिया में ज्वाइन करने की सोची और इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस तलाशे, तो इतना आसान नहीं था भारत में जॉब पाना उनके लिए। इसके बारे में विस्तार से मैंने किताब में लिखा है कि कैसे किन मुश्किलों के बाद जो है उनको फिर नौकरी मिली, है ना। कहीं ना कहीं हम आज भी वो बातों से कनेक्ट करते हैं। तो जब उन्हें एक जॉब मिली, मैं आपसे कह तो रहा हूँ, मैटर सॉल्व नहीं हो रहे बहुत सारे। तो जब हम देखते हैं कि जब उन्हें जॉब मिलती है, एक जॉब तो उन्हें मिलती है प्रेसिडेंसी कॉलेज में, जो कि उस समय बहुत ही अच्छा कॉलेज था। हाँ। पहले वो हिंदू कॉलेज था, बाद में उसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज रख दिया गया। तो जब उन्हें जॉब मिली तो जॉब की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, वो आप जान के हैरान होंगे कि उनकी सैलरी उस समय जो सामान्य प्रोफेसर्स उनके बराबर वाले थे, अंग्रेज प्रोफेसर्स, उनसे 1/3 हुआ करती थी। तो 1/3 इस तरह से कि उनकी, चूंकि वो भारतीय प्रोफेसर थे और इसलिए उनको पूरा नहीं दिया गया था, इसलिए 2/3 हिस्सा उनको दिया गया पहले। और चूंकि ये पोजीशन एडहॉक पोजीशन थी, परमानेंट नहीं थी, और तो इस कारण से उसको आधा कर दिया अब और गया। 1/3 कर दिया। तो आधा कर दिया गया। अच्छा। तो वो पूरा मिलके वो 1/3 तो 1/3 रह गया। अब ये बात जगदीश चंद्र बोस जैसे आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल बात थी, असहनीय बात थी कि मेरे ही किसी बराबर के आदमी को मुझसे बहुत ज्यादा वेतन मिल रहा है, मेरा बराबर नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो आप भारतीय नहीं। चमड़ी गोरी है, मेरी काली है। हाँ। अब ये भी बात हम शायद यहाँ जिक्र में नहीं आया कि ये वो दौर था, जगदीश चंद्र बोस को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन साइंस कहा जाता है। पहले पेज पे लिखा आपने। हाँ। अब फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन साइंस में हम जब कहते हैं तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उसके पीछे के हमें माहौल को समझना चाहिए। वो एक माहौल था जब वेस्ट ये सोचता था कि जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग और जो विज्ञान पढ़ने वाले तो शुरू में ही हुए थे, कि भारत के लोग पारंपरिक लोग हैं, इनको तर्क शास्त्र से कोई इनका लेना देना नहीं है। वो ये सोचते थे कि चूंकि विज्ञान तर्कों पर आधारित होता है तो ये एक अच्छे वैज्ञानिक नहीं हो सकते, ये विज्ञान को पढ़ने वाले लोग नहीं हो सकते। धर्म में ठीक है मामला इनका। हाँ, ये परंपराएं इनकी जो है, विज्ञान परंपराएं संभाले अपने ये बस। और इसके बारे में बहुत सारी, वो भी हमारे धर्म ही सीखने आ रहे थे, अभी भी आते हैं। बिल्कुल, इसमें हम भी बहुत जिम्मेदार हैं वैसे। हाँ जी, हम उसमें हम तो माने जाते हैं बेशक, और हमारा मतलब हमारी जो फिलॉसफी है बेशक बहुत धर्म, अरे वो बुरी बात थोड़ी है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो दूसरा, हालांकि देखिए मैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं मानता धर्म विज्ञान में। एक बिंदु पर यदि हम लगातार खोदते जाएं या बात करेंगे, एक बिंदु पर पूरक भी हैं, लगता भी है, विपरीत नहीं है। पर चलिए उस बहस में नहीं आता। पर स्पिरिचुअलिटी तो साइंस जैसा ही है, बिल्कुल। मैंने भी मतलब स्पिरिचुअलिटी में अगर आप देखें तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो सत्य की खोज में होते हैं, और यहाँ भी सत्य की खोज में होते हैं कहीं ना कहीं बराबर। बस मैं इधर जाना नहीं चाह रहा था, वरना कोई गया तो बाबा बन गया पॉडकास्टर से। पर मैं कह रहा था कि हाँ, ये बात है, हम ही ने अलग किया और हम ही ने सोचा हम धर्म में अच्छा करेंगे, उन्होंने भी यही सोचा, और हम ही ने सोचा विज्ञान इनके भरोसे छोड़ देते हैं, उन्होंने भी सोच लिया कि वैज्ञानिक हो नहीं सकते। अब जो भी हो, लेकिन कुल मिला के बात सबसे बड़ी ये है कि वो लोग नहीं मानते थे कि हम अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, हम वैज्ञानिक हो भी सकते हैं, इस पे उनको शक था। हाँ। तो वेस्ट जो है ये नहीं मानता था कि हम विज्ञान हमें पढ़ना भी चाहिए। अगर हम इतिहास खंगाले तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जो हमारे विज्ञान पढ़ने को लेके बहुत पक्ष में नहीं थे, भारतीयों के विज्ञान पढ़ने के पीछे। और पूरा एक आंदोलन चला जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर, राम मोहन राय जैसे लोग थे, जिन्होंने कहा कि भारत में विज्ञान के कॉलेजेस होने चाहिए। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ है, जब ये समझा गया कि विज्ञान पढ़ाओ भी मत। हाँ हाँ बिल्कुल। भारत में मॉडर्न एजुकेशन के को लाने को लेकर के बहुत सारे पूरा इतिहास है उसका। तो खैर हम उस पर ना जाएं। अगर हम बात करें कि जगदीश चंद्र बोस के बारे में बात करें कि उनको 1/3 वो वेतन मिलता था। हाँ। और ये उस समय की बात है जब अंग्रेज सोचते थे, जो वेस्ट है वो सोचता था कि भारत में रहने वाले लोग
विज्ञान में कोई अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए उनको नौकरी मिलने में बहुत समस्या हुई, पहली बात तो। और उसके बाद ये जो भेद है वो आया पूरा का पूरा। लेकिन जगदीश चंद्र बोस ये भेद इस भेद को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। और जगदीश चंद्र बोस ने अपने फादर से बात की कि मैं ये तो भेदभाव बहुत ही गहरा है और मैं इस भेदभाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। फिर उनके लिए उन्हें ये तय करना था कि अपना विरोध कैसे दर्ज कराएं। जगदीश चंद्र बोस के सामने ये समस्या थी बहुत बड़ी कि उनके पास सामने कई ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी था कि वो जॉब स्वीकार न करें, छोड़ करें। लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने जो स्वीकार किया बहुत ही आपको अचंभा होगा और बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को। और वो ये है कि जगदीश चंद्र बोस ने वो जॉब स्वीकार की, लेकिन अपनी सैलरी के लिए मिलने वाला एक भी चेक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तुम ही रख लो। ये 3 साल तक ऐसा हुआ। अच्छा। और इन 3 सालों में उन्होंने अपने आप को इस तरह से एस्टेब्लिश किया एज अ टीचर कि उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये एक चर्चा होती थी कि अगर कोई सबसे बेहतरीन जो टीचर है तो वो कौन है, तो जगदीश चंद्र बोस का नाम आता था। और इतना बेबस कर दिया अंग्रेजों को कि अंग्रेजों ने उस समय जो बड़े पदाधिकारी थे और जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने जगदीश चंद्र बोस को बुलाया और उनको पूरा वेतन दिया, पूरा अरियर दिया और उनकी जॉब को परमानेंट भी पूरे 3 साल का दिया। और उन्होंने जॉब को परमानेंट भी किया। वाह। और अगर हम इसके पीछे की पृष्ठभूमि थोड़ा सा और देखें तो हम पाएंगे कि कितना महान ये विरोध कितना महान था कि उस समय में जगदीश चंद्र बोस का घर बहुत अच्छी परिस्थिति से नहीं गुजर रहा था। अच्छा। उनके घर के ऊपर बहुत सारा कर्ज था और इतना सारा कर्ज था कि उस कर्ज को चुकाने के लिए जगदीश चंद्र बोस को लगभग 9 साल लगे और बहुत सारी प्रॉपर्टी उन्हें बेचनी पड़ी। तो ये कर्ज कहाँ से आया इसके बारे में थोड़ा किताब में है। इतना बड़ा परिवार, समृद्ध परिवार था, वो कर्ज में कैसे डूब गया। कुछ बातें छोड़ देते हैं, मैंने किताब भी तो पढ़नी है, में रखी हुई है। लेकिन ये सत्य है कि उस समय उनका जो घर है वो बहुत ही कर्ज में डूबा हुआ था और उसी समय उन्होंने ये चेक ना लेना स्वीकार किया। अब आप हिम्मत का काम है भाई। अब इसको आप सत्याग्रह कह सकते हैं, सत्याग्रह, इसको आप सविनय अवज्ञा कह सकते हैं, बिल्कुल, आप इसको जो मन चाहे कह सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस अंग्रेजों के इस विरोध को हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, जो कि किसी वैज्ञानिक ने किया था। कुछ और तो नहीं छूट रहा हमसे? हाँ, बहुत सारी बातें हैं छूट रही हैं। उसके बारे में मुझे लगता है कि हम घंटों बात कर सकते हैं। उनके इतने सारे पहलू हैं उनके बारे में। अब ये जो विरोध था उनका, ये विरोध एक नजर में आपको लगता है कि ये पर्सनल विद्रोह था, किसी आदमी को पूरी सैलरी नहीं मानिए तो पर्सनल है, लेकिन अगर हम उनके पूरे व्यक्तित्व पर नजर डालें, आगे पीछे की घटनाओं पर नजर डालें, उनके जो लेटर्स हैं, पर्सनल लेटर्स हैं, उन पर नजर डालें, तो आपको लगता है कि ये विद्रोह सिर्फ पर्सनल नहीं था। ये विद्रोह कहीं भी आप किसी बड़े आंदोलन के रूप में भले ही ना हो, लेकिन ये विद्रोह पर्सनल सिर्फ मानना भी थोड़ा सा नहीं भाई। उस वक्त बहुत सारे लोग थे जिन्हें केवल काली चमड़ी के चलते वो वेतन नहीं मिलता था जो गोरे लोगों को मिलता था। और आज भी ये लड़ाई तो बहुत बड़ी है, महिलाओं को समान वेतन नहीं मिलता, तो समान वेतन की लड़ाई तो बहुत पुरानी है। और यही बात है कि पहले ये भी चुप रह सकते थे, नहीं रहे चुप, एक्सेप्ट कर सकते थे, बिल्कुल, या हो सकता है और छिपी बात भी नहीं रही, सबके पास बात पहुंच भी गई थी और बाद में जीत भी गए इस लड़ाई को। हाँ। और ऐसे नहीं जीते, बहुत ही सम्मान जीते। बिल्कुल। उनका जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने बुलाया, प्रधानाचार्य जी भी पहुंचे वहां पर, उन दोनों लोगों ने मिलकर इनको बुलाया और ससम्मान उनको उनकी नौकरी परमानेंट की और उनको जो है पूरा एरियर दिया, जिस एरियर का इस्तेमाल उन्होंने अपनी कर्ज को चुकाने में भी किया। एक इंसान आप सोचिए कि जिसका परिवार कर्ज में हो और वो अपनी सैलरी को लेना ही बंद कर दे कि कहीं से भी चलाऊं पर तुमसे नहीं लूंगा पैसा, अब जाओ। अपने आप में बड़ा विद्रोह था, जिस विद्रोह के बारे में हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते। नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, मुझे नहीं पता था। खैर, जगदीश चंद्र बोस के बारे में तो बहुत कुछ नहीं पता था और अच्छा है कि ये किताब आई। किताब बहुत खूबसूरत है, सबको पढ़नी चाहिए। हम एक चीज भूल रहे हैं। हाँ बताइए। मैं टोक रहा हूँ। हाँ, जगदीश मैंने इतना टोका, अब भी टोको एक आध बार। हाँ, एक पक्ष के बारे में जरूर हमें बात करनी चाहिए, वो ये है कि वो एक बहुत बड़े राइटर थे। हाँ, वो शुरू तो हुई थी बात उससे। हाँ। जगदीश चंद्र बोस के बारे में इतना कह सकता हूँ बिना किसी लाग लपेट में जाए, जगदीश चंद्र बोस की चीज़ों का विद्यार्थी होते हुए, कि अगर जगदीश चंद्र बोस ने सब छोड़ करके सिर्फ लिखाई की होती, लिखा होता और बहुत सारा कुछ लिखा होता, तो वो
उनका लिखा हुआ भी किसी एक नोबेल प्राइज विनिंग उससे कम नहीं होता। साहित्य की दुनिया में बड़े नाम होते हैं। साहित्य की दुनिया में बहुत बड़े नाम हो सकते थे वो। मैं आज भी ये बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, बहुत ही जनरलाइज्ड बात है ये, कि मैंने पर्सनली उन जैसा साइंस कम्युनिकेटर मैंने अब तक नहीं देखा। वो जो भी काम उस समय करते थे अपने विज्ञान के बारे में, उन कामों के बारे में वो बंगाल के जो छोटे छोटे जो बंगाल के जो अखबार हैं, उन अखबारों में छोटे छोटे लेख लिखा करते थे। और जिन हम बातों के बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, उनकी वैज्ञानिक खोजों के बारे में, उन खोजों के बारे में वो बातें उस समय के अखबारों में लिखा करते थे। मतलब करते तो थे जो करते थे, लेकिन उसे बताना, कहना, लोगों को समझाना, वो भी उसे लेकर बहुत उत्सुक रहते थे। बिल्कुल, ये बहुत कम होता है, क्योंकि आज अक्सर ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बंद लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, लेकिन कहने बताने में संकुचाते हैं। ये आज ऐसा शुरू हुआ है कि आज ऐसा कहा जाने लगा है कि अगर आपने साइंस को कम्युनिकेट नहीं किया तो आपने साइंस मतलब आपने अपनी रिसर्च को अधूरा किया। हाँ। आपकी रिसर्च तभी पूरी है जब आप कम्युनिकेट करें। आज ऐसा कहा जाता है। ऐसा करने वाले आदमी लोग नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं कि अपनी रिसर्च के बारे में आम जनता को अपने आसान भाषा में बता पाएं। लेकिन जगदीश चंद्र बोस उस जमाने में, अगर आप देखें, ये आज से 125 साल पहले की बात है, लिखते भी थे। और वो इतने प्यारे तरीके से लिखते थे। मैंने उसमें 2 चीजें इंक्लूड की हैं जिनके बारे में जिक्र भी करना चाहिए, और मैं बहुत ही उत्सुकता के साथ करता हूँ उसका जिक्र। उनकी एक कहानी है जिसे भारतीय भाषाओं की पहली साइंस फिक्शन स्टोरी कहा जाता है। उसका नाम उन्होंने जब लिखी थी तो कहा था कि निर्देशर कहिनी, और उसका नाम बाद में उन्होंने बदला जब उन्होंने अपना एक संग्रह छापा अव्यक्त नाम से, उसमें इसको शामिल किया, तो उसका नाम बाद में पलातक तूफान रख दिया था, जिसका मतलब होता है पलायन कर जाने वाला तूफान। तो इस कहानी को भारतीय भाषाओं की पहली साइंस फिक्शन स्टोरी कहा जाता है, और ये 1895 में लिखी गई थी। इसकी लिखे जाने के पीछे भी एक कहानी है जो किताब में है, और इसके बारे में मैं उजागर नहीं करना चाहूंगा तथ्यों को। मुझे लगता है कि पाठक पढ़ेंगे तो पहले साइंस फिक्शन लेखक भी थे हमारे देश के पहले साइंस फिक्शन लेखक थे वो जगदीश चंद्र बोस। और वो इतनी कहानी इतनी प्यारी है और उसमें इतना रस है कि आप पढ़ के आनंदित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो साइंस फिक्शन स्टोरी लिखने वाले लेखक के रूप में उनको एस्टेब्लिश करता है वो ये कि जिस इफेक्ट पर वो आधारित है, बटरफ्लाई इफेक्ट, हाँ, वो लगभग 30 साल बाद खोजा गया। वाह। तो ये उस कहानी की जो है की महत्ता को एस्टेब्लिश करता है। जगदीश चंद्र बोस का एक और ट्रेवलॉग है, जैसे हम यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं। उसका टाइटल है भगीरथी के स्रोत की खोज में, हिंदी में अगर हम बात करें तो वो जो यात्रा वृत्तांत है इतना मैजिकल है, मुझे लगता है हर किसी को पढ़ना चाहिए। और कितने लोगों को उससे पहले पता था कि यात्रा वृत्तांत भी लिखा है जगदीश चंद्र बोस ने? और वो वैज्ञानिक यात्रा वृत्तांत है, उसमें उन्होंने विज्ञान की बात की है, लेकिन विज्ञान की बात करते समय मतलब उन्होंने जीवन के खट्टी मीठे अनुभवों के बारे में बात की है, बहुत सारे जो हमारे जीवन के रस हैं उनके बारे में बात की है, हमारे दर्शन के बारे में बात की है। इतने सारे पहलू हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप विज्ञान के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। और वो असल में भागीरथी के स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी जो गंगा, हमारी जो आपकी किताब में ये वाकया भी है कि अपने पिताजी से अक्सर मुश्किल सवाल पूछते थे, और एक बार उन्होंने ये भी पूछ लिया था कि नदी शुरू कहाँ से होती है। उनका बोले मैंने देखा नहीं, जाके ढूंढो कि मुझे जो है वहाँ जाना है, भागीरथी का स्रोत जहाँ पर है। तो वो गए भी थे, और वो उसके जाने के बाद उन्होंने इसके बारे में लिखा था। लेकिन जो उन्होंने लिखा था वो जरूर पढ़ने लायक है। ये पहले हिंदी में नहीं था, और हमने ट्रांसलेट किया। आप ही ने किया शायद? हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। मैं, मेरे एक दोस्त हैं रावण बाग, उनके साथ मिलके। असल में जब इस किताब के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि मुझे जगदीश चंद्र बोस ने जो लिखा है बांग्ला वो भी पढ़ना चाहिए। तो मुझे तो बांग्ला आती नहीं थी, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, और लेकिन मैं बंगाल में था संयोग के साथ, जो IIT खड़गपुर में मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने बांग्ला सीखी। और सिर्फ मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि तुमने बांग्ला क्यों सीखी, तो मैं बहुत ही खुशी से बात कह सकता हूँ कि जगदीश चंद्र बोस के आर्टिकल्स को और उनकी जो ये बताया कि हमें उसको पढ़ने के लिए मैं उनको मूल बांग्ला में पढ़ना चाह रहा था। और इनमें से कई सारे अधिकतम कंटेंट का ट्रांसलेशन अभी तक हिंदी में नहीं था, और वो हमने किया है। वो किताब पिछले साल छप के आ गई थी। ये किताब जो आई थी वो इस किताब का एक बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं। बोस साहब जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे आपसे। मैं बहुत खुश हूँ जगदीश चंद्र बोस के बारे में जो भी काम किया है।
मेरे लिए ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा। मुझे भी नहीं पता था कि स्कूल में मैं जिस आदमी के बारे में बस एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, कभी उस पर पॉडकास्ट करूँगा और फिर सोचूंगा कि अब भी बहुत कुछ रह गया। क्या कमाल आदमी है, जीनियस है। हम मतलब बहुत दुख है कहते हुए, और बहुत सारे लोग कहते हैं इस बात को, तो कई बार लगेगा कि तो रेटोरिक्स है, सब कहते हैं, लेकिन हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने लोगों की बहुत। हमने अपने बस लोगों कई के बारे बार में जाना ही नहीं। हाँ, असल में हमारे जानते भी यहाँ नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम रिस्पेक्ट तब करते हैं जब हम जानते हैं। हाँ, हमने अपने लोग इग्नोरेंस है हमारे अंदर, वो भी है। मैं ये बात अगर कहूंगा तो थोड़ा सा अभद्रता लगेगी, हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जगदीश चंद्र बोस की कोई अच्छी बायोग्राफीज बहुत लंबे समय तक नहीं थी। वही बात है। एक बायोग्राफी उनके बारे में लिखी गई जो तभी पब्लिश हुई थी जब वो जिंदा थे। 1920s में एक बायोग्राफी आई थी उनकी, बस उनके दोस्त ने लिखी थी। उसके बाद छुटपुट काम हुए बहुत सारे, और अब जाके हमें दोबारा इंटरेस्ट जगा है। अभी चलिए जग उनके गया, बारे में देर आए लोग, दुरुस्त आयत लिख रहे हैं। अंत में मैं चाहूँगा कि ये अंतिम में बिल्कुल आपकी किताब के ये जो कोट है, इसे जरा आप, अनुवादक भी तो हो गए आप, हिंदी में पढ़ के सुनाइए, क्या मतलब है इसका? बहुत गहरी बात है ये, बहुत ही गहरी बात है ये। मैं इसको इस तरह से भी कहूँगा कि हम जो युवा वैज्ञानिक हैं बहुत सारे, हम में से अक्सर लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है और हमारे पास अच्छी लैब्स नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि देश में बहुत अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। तो जगदीश चंद्र बोस ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि अगर सिर्फ फंडिंग के जरिए अगर सबसे महान खोजें हो रही होती तो उन देशों में लगभग हर रोज महान खोजें होती जहां रिसर्च पर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कोट का क्या मतलब होना चाहिए। उनका जो कोट है कि ट्रू लेबोरेटरी इज द माइंड वेयर बिहाइंड इल्यूजन्स वी अनकवर द लॉज ऑफ ट्रुथ। इसके पीछे की कहानी भी ये है, हमने इसको जिक्र नहीं किया है अपने पॉडकास्ट में, कि जगदीश चंद्र बोस जब भारत आए और उसमें उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, कुछ समय लिया उन्होंने, बेशक रिसर्च शुरू करने से पहले तुरंत उन्होंने रिसर्च शुरू नहीं की, ज्वाइन करने के बाद काफ़ी लंबा समय लिया उन्होंने। 1894 में लगभग जब वो 36 ईयर्स के हो गए, ऐसा लिखा है लोगों ने, और उनके उसमें जिक्र मिलता है उनके खुद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तब उनका जब बर्थडे आया, 36th बर्थडे, तब उन्होंने तय किया कि अब नाउ आई विल डिवोट माई होल टाइम टू सर्च इन द सर्च ऑफ ट्रुथ, इन द सर्च ऑफ न्यू नॉलेज। सूफी हो गए वहाँ से। उन्होंने मतलब कहने का ये कि उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अब रिसर्च करूंगा। ठीक है। जब वो 36 ईयर्स के हो गए और उसके बाद उन्होंने रिसर्च शुरू की। अच्छा। और 1896 में वो रॉयल सोसाइटी में लेक्चर दे रहे थे। तो विद इन 2 ईयर्स, विद इन 1 साल ही कहना चाहिए, 2 साल तो बहुत ठीक नहीं हुआ कहना, विद इन अ ईयर, जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया 1 साल में उनका काम इतना ज्यादा अच्छा हुआ कि उन्हें सफलता इतनी अच्छी मिली कि उनके काम को रॉयल सोसाइटी के जर्नल्स छाप रहे थे। तो उनको रॉयल सोसाइटी ने बुलाना शुरू कर दिया और रॉयल सोसाइटी ने उनको पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब हम एक और बात करें कि उनको जो इक्विपमेंट्स कहाँ से मिले, इतनी बड़ी सक्सेस उनको मिली लगातार, लेकिन ये बात भी जान के आप आश्चर्य होंगे कि उनके पास कोई अपनी पर्सनल लैब नहीं थी। हाँ। जिस कमरे में वो बैठते थे, जो कमरा उन्हें बैठने के लिए दिया गया था, उसी कमरे को उन्होंने लैब में कन्वर्ट कर दिया था। और अगर आप अभी प्रेसिडेंसी कॉलेज जाएंगे आज भी, तो उस कमरे को प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रिजर्व करके रखा है, बहुत अच्छा, म्यूजियम के बतौर। बहुत अच्छा। और वहाँ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम वैज्ञानिक जो लोग हैं, विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग हैं, हमारे लिए वो बहुत ही पवित्र जगह है। बिल्कुल। तो उन्होंने जो इक्विपमेंट्स बनाए, वो इक्विपमेंट्स उन्होंने अपने हाथों से बनाए, और जिसमें उन्होंने हेल्प ली उन लोगों की जो कि लकड़ी का काम करते थे प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाहर, या लोहे का काम करते थे। उन लोगों से मिलकर उन्होंने इक्विपमेंट्स बनाए। और आप सोचिए कि इतने बेहतरीन इक्विपमेंट्स उन्होंने बनाए, जिनके बारे में अगर हम आज भी कल्पना करें बनाने की तो बहुत ही ऊंची बात लगती है, बहुत ही मुश्किल बात लगती है। वो सारे इक्विपमेंट्स उन्होंने खुद बनाए। तो वो ये बात कहा करते थे, वो बहुत सारे वैज्ञानिकों के सामने कहा करते थे, यूथ के सामने कहा करते थे लेक्चर्स के दौरान, कि जो असली लैब जो है वो हमारा दिमाग है, और बेहतरीन ये हो कि उसका इस्तेमाल पूरे अच्छे तरीके से किया जाए। तो ये एक मैसेज है जो मतलब मुझे लगता है कि उनका बहुत ही पावरफुल मैसेज है, इसीलिए हमने इस कोट को उसकी बैक कवर पे दिया बुक के। सही, बहुत शानदार।
मेहरबान जी, मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन पॉडकास्ट चूंकि लंबा हो गया तो अब तो बस शुक्रिया अदा करना बचा। बहुत बहुत शुक्रिया ये किताब लिखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और सच में बहुत शुक्रिया जब जगदीश चंद्र बोस को, मैं यूँ तो नहीं कहूँगा पूरी तरह, लेकिन जब हम लगभग भुला चुके थे तो एक बार फिर से उन्हें याद दिलाने के लिए, मतलब हम बहुत छोटे लोग हैं उन्हें याद करने के लिए भी, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में फिल्में बननी चाहिए, किताबें आती रहनी चाहिए, और हम जो भी कुछ कर सकें एक पॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर या वैज्ञानिक लेखक के तौर पर करते रहना चाहिए। ये क्रीम है ना हमारे देश। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम में से जितने लोग हैं, कम से कम इस देश के हर एक नागरिक को जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके स्ट्रगल के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, और उससे बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। और मैं इस बात को बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर हम जगदीश चंद्र बोस के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें अपने जीवन को समझने के बारे में के लिए बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा संबल मिलेगा, जिसके ज़रिए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये और बड़ी बात कह दी आपने। महान आदमी के बारे में बात करते हुए ये होता है कि हम भी कुछ दो चार महान बात कह देते हैं। मेहरबान साहब ने बहुत मेहनत से किताब लिखी है, बहुत प्यार से भी, बांग्ला सीखी। देखिए, बांग्ला सीख कर जगदीश चंद्र बोस के लिखे को पढ़ा और फिर उसका अनुवाद करते करते ये किताब निकल कर आई। अच्छे काम ऐसे भी हो जाते हैं। द साइंटिफिक सूफी पेंगुइन से आइए, प्लीज़ पढ़िएगा, और ये पॉडकास्ट आपने सुन ही लिया है तो बताइएगा कि फिर कैसा लगा। radio@aajtak.com पर अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विदा दीजिए मेहरबान जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ा को नितिन में आज इतना ही, धन्यवाद।